ओके, तो आप सभी तैयार हैं? यस यस यस। मैं समझ सकता हूँ आप कितना ज्यादा एक्साइटेड होंगे, क्योंकि थैंक यू। मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, तो बड़ी मुश्किल से एंट्री मिली है। बस 1 मिनट। स्पॉटलाइट में दे देंगे सर मुझे। हम स्पॉटलाइट और नो एक बार चेक करेंगे। साथियों सर आप नमस्कार, स्पॉटलाइट आप पे हैं। सभी लोग का मैं रमेश पटेल ग्रो टूगेदर टीम की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम बहुत ही एक्साइटेड और खुश हैं कि आज एक नया दिन ऊपर वाले की तरफ से हमें मिला है और फिर से हम सीखने के लिए तैयार हैं। आज एक ऐसी पर्सनालिटी ग्रो टुगेदर टीम में अपना समय दिए हैं, बहुत ही बेसिक बेसिक कीमती, बहुत ही अनमोल समय दिए हैं। और मैं काफी दिनों से सर का समय मांग रहा था, तो सर हमेशा बोलते थे बिल्कुल दूंगा सर, सही समय आने पे। और वो आज का दिन है कि वो अपना समय निकाल के आए हैं। तो क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे? कितने लोग चाहते हैं? तो मैं बिल्कुल स्वागत करूंगा सर, आप आइए, आपका स्वागत है। और सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। प्लीज वेलकम मिस्टर मनोज सर। एक बार जोरदार उनका स्वागत हो जाए। तो मनोज सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। आज के दिन पे पूरी ग्रो टुगेदर के टीम पे आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरी आवाज आ रही है? क्लियर है? यस सर, थोड़ा सा आवाज को और लाउडली रहता और अच्छा हो जाएगा सर। ओके। मेरा गला जो है सुबह से बैठा है, रात भर सोया नहीं, एक्चुअली काफी लेट आया मैं। हम्म। आज 4 बजे से उठ गया था। ओके। सभी वेलकम बातों मनोज में। सर, आपकी आवाज लाउड एंड क्लियर है। कंटिन्यू, थैंक यू ओके। वेरी मच। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। रमेश सर, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। मैं भी काफी एक्साइटेड हूँ आज, क्योंकि आप बहुत दिनों से मुझे बोल रहे थे और मैं भी अपने कुछ कामों के लिए बहुत बिजी हो गया था, समय नहीं दे पा रहा था। इससे पहले मैंने 2-3 बार फिजिकल मीटिंग लिया है, लेकिन आज ये समय है कि ऑनलाइन में हम सीखेंगे। मैंने खुद आपसे बहुत कुछ सीखा है। बस एक कुछ बातें जो हैं जिसको हम सब मुझे आता है उसको हम सब ग्रो टुगेदर के टीम को हम सिखाने की हम कोशिश करेंगे, और हम सब मिल के एक बहुत ही अच्छा मतलब अर्निंग हम करेंगे आज। मेरा नाम है मनोज कुमार। बाई प्रोफेशन में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैंने बीटेक किया हुआ है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से। और उसके बाद 2005 में मेरा कैंपस सिलेक्शन में पुणे हुआ था। वहाँ पे PD6 टेक्नोलॉजी है, वहाँ पे मैंने जॉब किया। लेकिन मेरा शुरू से एक पैशन रहा है कि मैं मशीनों के साथ काम नहीं करना चाहता, मैं लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ, और खास करके जो एनर्जेटिक लोग हैं जैसे रमेश पटेल सर है है ना, ऐसे लोगों के साथ मिलके और जवानों के साथ उनका जो जीवन है उनको बदलने का मेरा पैशन है। तो मैंने वहाँ पे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो जॉब था उसको मैंने छोड़ा, और उसके बाद फिर मैं वापस छत्तीसगढ़ आया। यहाँ पे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में वैकेंसी थी,
और मैंने वहाँ पे अप्लाई किया, और परमेश्वर के अनुग्रह से मेरा सिलेक्शन हुआ। और मैं वहाँ पे एज असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया था 2010 में। फिर मुझे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का चार्ज मिला, और 2010 से 2013 तक मैं वहाँ पे एचओडी रहा। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं उसको मैंने गाइड किया, जो बच्चे जो है फाइनल ईयर में अपना जो डेवलप करते हैं। और सॉफ्टवेयर का एक अनुभव है मेरे को। लेकिन जब ये प्रोजेक्ट आया, बस रमेश सर के थ्रू ही आया है। मैं उसका दिल से उनका दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस किया। और आज हम कुछ बातों का हम सीखने जा रहे हैं। थैंक यू सर। सर, शायद एक सॉफ्टवेयर जो आज बैंकिंग सेक्टर में यूज होता है, आप लोग के द्वारा है, कुछ ऐसा सुना था मैं। हमने उसे एक डमी मॉडल सर 2003 में डिजाइन किया था। कौन सा जो था सर? एटीएम मशीन में जो सॉफ्टवेयर अभी जो चल रहा है, जिसको हम्म। हम ट्रांजेक्शन के लिए यूज करते हैं, विड्रॉल करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, उसको हमने 2003 पे डिजाइन किया था। थैंक यू सर। मैं जानना चाहूंगा और ऑडियंस जानना चाहते हैं कि हमारी आपकी मुलाकात कैसे हुई, ओरिजिन को लेकर खासकर। सर आपकी मुलाकात तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है। मैं उस पल को आज भी अगर मैं याद करता हूँ तो मुझे खुद को खराब लगता है ना, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको रिफ्यूज किया था। कई बार क्या होता है कि हमको चीजों का ज्ञान नहीं होता है, और हम प्री ऑक्यूपाइड माइंड से हम सोचते हैं, अपने आप को हम ऊपर नहीं रख पाते हैं। तो जब भी मेरा शुरू से मेरा एक छोटा सा यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी चलता है, होप एकेडमी के नाम से, बिलासपुर पे। मैं बच्चों को टीच करता हूँ, इसलिए पैसे कमाने का कभी मेरे को लोभ नहीं रहा। और जो नेटवर्कर्स होते हैं उनसे मैं बहुत चिढ़ा करता था, बहुत ज्यादा चिढ़ा करता था, क्योंकि उसके पीछे रीजन ये था कि मार्केट में हम देखते हैं कि पूरा स्कैम होता है। मेरी खुद की छोटी बहन का 6 लाख रुपीज डूबा था। एक मुद्रा करके कॉइन आई थी। बस पे 2 साल पहले उसने इन्वेस्ट किया था। तो इन सब बातों का था कि एक मार्केट में एक ओवरव्यू था, मतलब ज्ञान तो नहीं था, क्रिप्टो इंडस्ट्री में कभी एंटर नहीं करने की वजह से अज्ञानता मैं कह सकता हूँ, है ना। उसकी वजह से जब भी आपने मुझे इस प्रोजेक्ट को बताया तो मैंने रिफ्यूज किया था उसको, और स्ट्रांगली रिफ्यूज किया था। कैसे रिफ्यूज किए थे और क्या मूवमेंट था, थोड़ा सा बताइए। आ, सर एक्चुअली क्या था कि आप मेरे को 3 बार ऑलरेडी अप्रोच कर चुके थे रजनी सिस्टर के थ्रू। और मैं रजनी सिस्टर का भी धन्यवाद करता हूँ कि आज उन्होंने मुझे इस प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस किया। और उनकी वजह से भी, आप दोनों की वजह से मैं आज ग्रो कर पाया हूँ, है ना। तो परमेश्वर आप सभी को भी आशीष दे। लेकिन जब भी ये सब बातें होती थी, तो 3 बार रिफ्यूज करने के बाद जब चौथी बार क्या हुआ था, हम्म। मैं 4 बजे क्लास ले रहा था। और उस समय फिर रजनी सिस्टर ने मेरे पास कॉल किया, और फिर बोली भैया आप आ जाइए, बस 5 मिनट के लिए आ जाइए, रमेश सर जो है अपने सीनियर के साथ आए हुए हैं और कुछ बातों को बताएंगे, और बस एक बार प्लान सुन लीजिए। फिर मैं क्लास ले रहा था, मैंने उनको मना किया। लेकिन मना करने के बावजूद वो मुझे फोर्स करने लगी कि 5 मिनट के लिए आ जाइए। मैं फिर गुस्से में था एकदम से, और मैं मन में ये ठान के गया था कि आज तो मैं इनको सबक सिखा के रहूंगा, दोबारा मेरे को अप्रोच नहीं करेंगे। ऐसा मेरा एटीट्यूड था। वहां पे उनके घर पहुंचा, आप सभी बैठे हुए थे, मैं नहीं बैठा, जाके दरवाजे के पास ही खड़ा रहा। मैंने उनको बोला सर मैं आपको बार बार मना कर चुका हूँ, और इस प्रकार की प्रोजेक्ट्स में कभी भी मैं इंटर नहीं करता हूँ। और आप मेरे को बार बार क्यों बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप बोल रहे हैं तो मेरे 3 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। और उसके बाद फिर मैंने 3 क्वेश्चंस किया, वो ये था कि प्रोजेक्ट जो है कब तक चलेगा, इसकी गारंटी चाहिए। दूसरा, अगर मैं लगाता हूँ तो मेरे पैसे की क्या सिक्योरिटी रहेगी, ये दूसरा क्वेश्चन था। और तीसरा जो है, अगर हमको प्रॉफिट होगा तो उसका मैकेनिज्म क्या है, उसको सारी चीजें जो है वो कंट्रोल कैसे की जाएंगी। तो ये मेरे 3 क्वेश्चन थे, क्योंकि मार्केट में हम देखते हैं कि इतना लगाओ इतना मिलेगा, इतना लगाओ इतना मिलेगा, बस यही बताया जाता है। तो ये 3 मेजर क्वेश्चन थे। और उसके बाद फिर मैंने बोला जिस दिन ये तीनों का आंसर आपको मिलेगा मेरे पास आइए, मैं ज्वाइन करूंगा। तो मैंने कहा कि सर, आप इतने अच्छे व्यक्ति और पढ़े लिखे और कंप्यूटर में मास्टर है, तो आप खुद क्यों नहीं खोजते, क्यों यस, नहीं ढूंढते? यस, यस, यही बात आपकी मेरे को और अच्छी लगी, कि मतलब मैंने ऐसा एटीट्यूड रखा, लेकिन फिर भी आप इतने नम्र हो के आपने मेरे को उस बात को बोला। और उसके बाद फिर मैंने आपको बोला कि ठीक है फाइल सेंड करिए। और उसके बाद फिर मैंने अपने लेवल पे उसको रिसर्च किया। और रिसर्च करने के बाद जब मेरी फाइंडिंग रही,
कि क्रिप्टो इंडस्ट्री को लेके और खास करके ओरिजिन को लेके, तो फिर मेरा मन जो है वो बदल गया और फिर मैंने आपको फिर फोन करके बोला कि सर आइए आप इस पे अपन बात करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। इतना अच्छा फीडबैक आपका रहा सर उस समय। और साथियों, मनोज सर ना बहुत हम्बल और बहुत विनम्र व्यक्ति हैं, और चीजों को परख के देख के ही किसी चीज में एंट्री करते हैं, क्योंकि प्रभु का भय है और लोगों की मदद करना चाहते हैं। तो ऐसे कोई प्रोजेक्ट में ये पैसे किसी का नहीं लगवाना चाहते जहां पे इनकी इमेज को आ जाए। सबसे बड़ी बात, इमेज से बहुत डरते हैं। आई एम राइट सर? यस सर। क्योंकि जिस फील्ड में है वहां बहुत केयर करना पड़ता है। और ऐसे व्यक्ति अगर ओरिजिन का हिस्सा है तो आप सोच सकते हैं ओरिजिन एक्चुअल में है क्या। सर, मेरा थर्ड वन क्वेश्चन है कि ओरिजिन जो है वो किसने बनाया, कहाँ से आया और क्यों बनाया गया, इसके पीछे मॉरल या उद्देश्य क्या है, प्लीज डिफाइन करेंगे? जी। सर जैसे कि मैं एक टीचर हूँ और बच्चों को मैं सिखाता हूँ, तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही रहता है कि जिस किसी भी चीज पे हम इंटर करें या जिस सब्जेक्ट को हम उसको पढ़ें, तो मैं उसका पर्पस को मैं जानने की कोशिश करता हूँ, है ना। क्योंकि जब तक हम जैसे कोई भी सब्जेक्ट है, हम अगर मैथ्स ही पढ़ रहे हैं या कंप्यूटर ही पढ़ रहे हैं, तो उसका जो उसको किस लिए बनाया गया है ये अगर हमको नहीं समझ पे आएगा, नहीं समझ पाएंगे, तो हम उसको कभी भी उस प्रोजेक्ट को हम नहीं समझ पाएंगे। तो वैसे ही जैसे अभी आपका ये क्वेश्चन है कि ओरिजिन को किसने बनाया और कैसे जो है सारी चीजें हुई, है ना, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसको अगर हम देखेंगे तो सर जैसे इस पे फियरलेस कॉन्ट्रैक्ट है उसको मैं ओपन कर रहा हूँ, और उसके बाद अपन देखते हैं। मैं उसे थोड़ी सी समझाने की कोशिश करता हूँ चीजों को। मेरा स्क्रीन शेयर हो पाएगा सर? नो, अभी नहीं दिख रहा है। ओके, मैं करता हूँ, एक मिनट सर। सर दिख रहा है क्या? नहीं सर। तो इंटायर स्क्रीन का ऑप्शन नहीं आ रहा है। क्या मैं शेयर होस्ट करना है सर, मैं शेयर करूं? सर फियरलेस कॉन्ट्रैक्ट। यस, आई शेयर सर। आप शायद टैब में हैं। हाँ टैब में हूँ, इसलिए शायद दिक्कत हो रही है मेरे को। इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। एक मिनट। सर। ये ओरिजिन फियरलेस कॉन्ट्रैक्ट उसको टच करिएगा सर। यस सर, हो गया है। ओपन हो रहा है सर। यस सर। हाँ सर, और नीचे जाइएगा, और नीचे। हाँ और नीचे सर, और नीचे, और नीचे, नीचे, हम्म। नीचे। वेट वेट सर, ऊपर दिखाइए मुझे। हाँ हाँ, ये ब्लैक वाली पेज सर, हाँ। यस। यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम आउट, हाँ ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पे सर क्या हुआ था, जॉन पैट्रिक नाम के एक व्यक्ति थे, और कैरी कैसडी नाम की एक सिस्टर थी। इन दोनों के बीच में 2010 पे कन्वर्सेशन हुआ था, और कन्वर्सेशन का जो उद्देश्य था कि आज हम देखते हैं कि जो ट्रेडिशनल हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, है ना। नाम क्या क्या है, जॉन पैट्रिक और सिस्टर कैरी कैसिडी, है ना। तो ये दोनों के बीच में 2010 में, नवंबर 2010 में डिस्कशन हुआ था, और इनका डिस्कशन था कि हमारी ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो प्रॉब्लम्स हम देखते हैं कि जैसे कि वर्ल्ड की जो इकोनॉमी जो है, जब भी क्राइसिस आते हैं कुछ भी ऐसे, जैसे कि हमारे देश में कोरोना आया, मतलब पूरे वर्ल्ड में कोरोना आया,
फिर जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, है ना, तो ये सारी जैसे सिचुएशंस अराइज होते हैं, तो वहां पे जो वर्ल्ड की जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो क्रैश कर जाता है। या कोई भी वायरस या कोई भी ऐसा प्लेग जब आता है, तो वहां पे क्या होता है कि पूरे लोग फाइनेंशियल सिस्टम क्राइस कर जाता है। उस साथ ही साथ क्या होता है कि ऐसे जैसे अमेरिका में 2008 में एक मंदी आई थी जिसको हम लेमन ब्रदर्स प्रॉब्लम बोलते हैं, है ना। तो इस प्रकार के ऐसे सिचुएशंस जो है वो चले आ रहे थे। तो 2010 पे इन दोनों ने क्या किया, एक डिस्कशन किया, और डिस्कशन करके ऑलरेडी इनका एक प्रोजेक्ट चल रहा था जिसको हम बोलते थे उनका जो प्रोजेक्ट नाम था कैमलोट प्रोजेक्ट। कैमलोट प्रोजेक्ट के थ्रू उन लोग क्या कर रहे थे, जिसमें 4 लोगों की टीम थी, और उन लोग सोसाइटी को हेल्प करते थे। ओके। तो ये कैमलेट प्रोजेक्ट के 4 लोग और ये मिस्टर जॉन पैट्रिक और कैरी कैसिडी, ये मिलकर 6 लोगों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। जैसे आप फोर्थ लाइन में आप देख सकते हैं, सिक्स ऑफ ऑब्जर्व स्टार्टेड द ओरिजिन प्रोजेक्ट, ये है ना, चौथी लाइन पे देखिए। तो इन्होंने 2010 में इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया, ओरिजिन प्रोजेक्ट को, एलजीएनएस को नहीं, ओरिजिन प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। और इन्होंने एक पूरा सिस्टम स्टडी किया। जैसे आप इसके नीचे अगर आप जाएंगे ना, तो पूरा इनका पूरा कन्वर्सेशन का पूरा डिटेल दिया हुआ है। और साथ ही साथ क्रिप्टो इंडस्ट्री को लेकर, खास करके बिटकॉइन को लेकर इस पे मेंशन है कि बिटकॉइन कैसे ग्रो किया, उसके क्या क्या फेजेस आए, सारी चीजें जो है वहां पे उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इन्होंने पूरा एक्सप्लेन करने के बाद ये 6 जो हैं, जो प्रॉपर एजुकेटेड थे, गॉड फियरिंग थे, इन्होंने एक सिस्टम, एक क्रीड डिसाइड किया। उस क्रीड को मैं दिखाना चाह रहा हूँ सर। उसमें आप इटर्नल कॉन्ट्रैक्ट में आ जाइए, ओरिजिन का पर्पस को हम उस पर देखेंगे। और इटर्नल नीचे सर। कॉन्ट्रैक्ट, जी इसको हटा दीजिए, इटर्नल कॉन्ट्रैक्ट में आइए सर। यस सर। कि ये जो 6 लोगों की जो टीम थी उनका पर्पस क्या है, ओरिजिन मतलब ओरिजिन प्रोजेक्ट क्यों लॉन्च किया गया, इटर्नल कॉन्ट्रैक्ट सर। ऊपर कौन सा? होगा, ऊपर होगा सर। कौन सा पीडीएफ? ये ऊपर, ऊपर वाला सर, और ऊपर। ऊपर। हाँ, ये इटरनल कॉन्ट्रैक्ट, इसका सेकंड नंबर का जो पेज है, जो क्रीड यस। करके जो लिखा हुआ है, यस सर। उसको। हाँ, और नीचे जाइए सर। हाँ, ये वाली पेज। ओके। हाँ। ओके। ठीक है। तो उन्होंने जो 6 लोग जो थे, ये नीचे जाइए सर थोड़ा सा, जो ओरिजिनल प्रेसिबिटेरियन चर्च है उसको मैं दिखा दूं। हाँ। तो ये जो 6 मेंबर्स थे, ये वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी है ना, ये वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी है ओरिजिन प्रेसिबिटेरियन चर्च। ये इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ था, लेकिन अभी ओरिजिन जो है आपकी जो चाइना हो गया, हांगकांग हो गया, जापान हो गया, है ना, ये सारी जो कम्युनिटी मिलकर इस प्रोजेक्ट के ऊपर काफी वर्क किए। और खास करके ये 6 लोग इन्होंने की रोल को प्ले किया। और की रोल को प्ले करके इन्होंने एक प्लान लाया कि हम क्या करना चाहते हैं, ब्लूप्रिंट जिसको हम बोल सकते हैं। तो सर ऊपर जाए, इसके स्पेस को मिनिमाइज करिएगा, मैं इसके क्रीड को मैं समझा दूं, इनका पर्पस जो है, ओरिजिन क्यों लॉन्च किया गया उसको मैं बता दूं। और मिनिमाइज करिएगा सर, दिख नहीं रहा है। हाँ, या थैंक यू सर। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, पहला ही इनका क्रीड जो है ना, क्रीड मतलब डेडिकेटेड थिंग, जिसको वो लोग 100% फॉलो करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वी आर कमिटेड टू क्रिएटिंग अ न्यू पैरेलल सोशियो इकोनॉमी ऑर्डर टू एम्फसाइज एब्सोल्यूट फ्रीडम। सबसे पहली चीज, इन्होंने एक ऐसा सोशियो इकोनॉमी ऑर्डर क्रिएट करने के लिए सोचा, जिसपे जो बिलीवर है, बिलीवर मतलब जो ओरिजिन के ऊपर बिलीव करेगा, ओके, जो इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करेगा वो बिलीवर कहलाएगा। ओके। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट फ्रीडम, तो जो भी यूजर है उसको एब्सोल्यूट फ्रीडम मिले, किस बात का लेके, उनके फाइनेंस को लेके। आज जैसे अगर हम अपने बैंकिंग सिस्टम को अगर हम देखते हैं, है ना, तो बैंक, हमारे पैसे जो है बैंक में रहती है, लेकिन हम उसको 4 बजे के बाद विड्रॉ नहीं कर सकते, रात को विड्रॉ नहीं कर सकते। साथ ही साथ अगर हम देखते हैं कि अगर हमको कैश अगर बल्क में लेना है, तो हमारे ही पैसे हैं लेकिन हम उसको नहीं निकाल पाएंगे, बैंक हमसे क्वेश्चन करेगी, और उसके बाद फिर अगर वो जस्टिफाइड होती है तभी वो हमको रिलीज करेगी, है ना। और साथ ही साथ क्या है कि अगर कोई भी क्राइसिस होता है, गलती हमारी ना हो, बैंक की गलती हो या सरकार की गलती हो, तो जैसे एसबीआई की उसमें नॉर्म्स में लिखा हुआ है बैंक में कि वो केवल 5 लाख का ही आपको गारंटी देती है, चाहे आपके अकाउंट में 1 करोड़ ही क्यों ना हो, वो गारंटी आपका केवल 5 लाख का ही लिया, वो भी सेविंग अकाउंट का नहीं, जो एफडी रहेगा उसका, है ना। तो ये बैंकिंग सिस्टम के कुछ ऐसे ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम के कुछ ऐसे डिफेक्ट्स हैं, उसी को सॉल्व करने के लिए, जैसे यहाँ पे देखे हुआ है, लिखा हुआ है, कंटिन्यू टू प्यूरिफाई द डिफेक्ट्स ऑफ ट्रेडिशनल वर्ल्ड कॉन्शियसनेस एंड फाइनेंशियल सिस्टम। तो जो हमारा जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम है, उसके जो ड्रॉबैक्स हैं, उसको क्या करना है, रिमूव करना है, एंड हेल्प एवरीवन, है ना।
इसका पर्पस ही यही है कि जो भी इस ओरिजिन प्रोजेक्ट के ऊपर बिलीव करेगा उसको सबसे पहली चीज फ्रीडम प्रोवाइड करना है, फ्रीडम प्रोवाइड करना है, और उसके बाद उनको जो फाइनेंशियल सिस्टम के जो ड्रॉबैक्स हैं उसको खत्म करना। सेकंड, इनका जो पर्पस है, आवर बिलीफ विल बी इंक्रिप्टेड इंस्क्राइब्ड इन द डिस्ट्रीब्यूटेड इंक्रिप्शन सिविलाइजेशन, our creed will exist on the blockchain smart contract and our believers will be spread in every corner of the earth, है ना। तो इनका सेकंड पर्पस ये है कि ये इस प्रोजेक्ट को लेके पूरी दुनिया में छा जाना चाहता है ना। और वो भी कैसे होगा? इंक्रिप्शन के थ्रू होगा। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कंप्यूटर साइंस में एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसपे जैसे कि इनक्रिप्ट कर देना, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं 1 2 3, ओके, 1 2 3 अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं डायरेक्टली आपको 1 2 3 नहीं बोलूंगा। मैंने सपोज आपको बोल दिया ABC बोल दिया, तो मैंने वो 1 2 3 जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको कैरेक्टर वैल्यू में चेंज कर दिया। ABC मैंने आपको बोला, लेकिन वहां पे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि उस ABC की वैल्यू क्या है ना। तो इसी को इंक्रिप्शन बोलते हैं। और जब उसको डिकोड बोलते हैं तो उसको डिक्रिप्शन बोलते हैं। ओके, डिकोड करना, इनकोड करना, उसको छुपा देना, उसके बाद उसको फिर से रिवील करना, उसको बोलते हैं डिकोड करना, इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। तो इस टेक्नोलॉजी के थ्रू वो क्या करेंगे? प्राइवेसी वो दे रहे हैं। जो फ्रीडम जो है वो प्राइवेसी है, क्योंकि जब तक हमको हमारी प्राइवेसी नहीं रहेगी तब तक हमको फ्रीडम नहीं मिलेगा। जैसे अभी आपके पास कितना डिजिटल एसेट्स है ये कोई ना जाने, तभी वो सिक्योर होगा और आप फ्री हो पाएंगे। अगर आप पूरी दुनिया को बता देंगे या पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि आपके पास इतने सारे बिटकॉइंस हैं, तो फिर पूरी गवर्नमेंट आपके ऊपर आ जाएगी और लोगों का नजर आ जाएगा, है ना। तो आपकी फ्रीडम खत्म हो जाएगी, है ना। तो इसलिए इन्होंने सोचा कि हम अपने सिस्टम को क्या करेंगे, इंक्रिप्टेड फॉर्म में रखेंगे। और उसको कैसे रखेंगे? ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, वर्ल्ड की सेफेस्ट टेक्नोलॉजी है, जिसको सारे कंट्री जो है अब अडॉप्ट करने लग गए हैं। ऑलरेडी हम 16 साल पीछे हैं, लेकिन इंडिया भी अब उसको अडॉप्ट करना शुरू कर दी है। और वो भी कैसे होगा? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग की जाती है, उस प्रोग्रामिंग के थ्रू जो है खास करके सॉलिडिटी लैंग्वेज में ही इसकी प्रोग्रामिंग की जाती है, जो भी ब्लॉकचेन में जो कोड होता है। तो उसमें कोडिंग करके कॉइन को या टोकन को डिजाइन किया जाता है, जिसको डिप्लॉय करने के बाद उसको लोगों के बीच में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। थर्ड जो है इनका जो है, वी विल स्ट्रिक्टली फुलफिल आवर कमिटमेंट्स, respect the human rights of every believer, defend the human rights and wealth rights of every believer, respect the development of social order and build new credit, है ना। तो ये जो है सबको हेल्प लेके मतलब सबको सहायता करना चाह रहे हैं, हेल्प करना चाह रहे हैं। और हमारे जो राइट्स हैं, हमको जो सरकार ने अधिकार दिया है, हमारे जो ह्यूमन बीइंग का जो राइट्स है उसको वो लोग फ्रीडम्स के साथ वो हमको वो देना चाह रहे हैं। तो ये इनका एक पर्पस है। साथ फोर्थ पॉइंट पर लिखा हुआ अवर बिलीफ आर फ्रीडम। इनका मेन पॉइंट है फ्रीडम, है ना। फाइनेंशियली फ्री करना, जैसे कि आज जो भी 1 साल पहले जुड़े थे या 6 महीने पहले जुड़े थे, जिन्होंने भी डाव अचीव किया है, आज मैं बिलीव करता हूँ कि सभी फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं। राइट सर? यस सर, आप यस। सर, या तो जिन्होंने भी डाव अचीव किया है वो फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं। सेकंड, जस्टिस, इक्वलिटी, फियरलेसनेस, काइंडनेस, ट्रस्ट एंड इटर्निटी, ये सारे इनके एथिक्स हैं जिसको ये फॉलो कर रहे हैं। और मैं जब इस प्रोजेक्ट में आया तो इसका ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो 54 या 56 पेजेस का है, इसको मैंने लाइन बाय लाइन रीड किया। लाइन बाय लाइन रीड करने के बाद इसका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसको फिर मैंने मैच किया कि उसमें क्या है, वो कैसा प्रोसेस हो रहा है। और फिर मैंने उसके सिस्टम को भी मैंने देखा, अनुभव किया उसको। और अनुभव करने के बाद फिर सारी चीजें जो है वो हो पाई है। और इसका देखिए जो फिफ्थ पॉइंट है, वी डू नॉट एडवोकेट वायलेंस, किलिंग, ड्रग्स, पोर्नोग्राफी, एंटी गवर्नमेंट एंड और थेफ्ट, है ना। तो इस प्रोजेक्ट का पर्पस ये नहीं है कि हमको सरकार से अलग कर देना। कभी कभी हमको ये लगता है कि जैसे इंडियन गवर्नमेंट ही इसको इजिली अडॉप्ट नहीं कर रही है क्रिप्टो करेंसी को, है ना। उसका पर्पस यही है कि इसमें लोग सोचते हैं कि ब्लैक मनी है ना। तो इस प्रोजेक्ट का पर्पस यही है कि वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर हम जब अर्न करेंगे तो हमको 30% टैक्स देना है, क्योंकि जब हम टैक्स देंगे तो हमारा देश जो है वो विकसित होगा। और हम देश का भी हम मदद कर पाएंगे। जब ये प्रोजेक्ट हमारी मदद कर रहा है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हम गवर्नमेंट का हम हेल्प करें और अपना हम हमेशा वाइट रहें और किसी भी रीति से इलीगल थिंग्स को हम मोटिवेट ना करें। नेक्स्ट इनका सर, पर्पस है, वी विल डिटरमाइन द राइट्स
एंड ऑब्लिगेशन इन द ओरिजिन डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट वर्ल्ड सर बेस्ड ऑन, या जी। सर जी, वो जो 2 लाइन बताए हैं इंग्लिश में, मैं चाहता हूँ एक बार ऑडियंस के लिए हिंदी में भी उसको रिपीट करे। वायलेंस एथिक्स वगैरह जो था ना, अच्छा पोर्नोग्राफी अच्छा, और ये ओके सारा चीज को ओके ओके, हिंदी में थोड़ा सा प्लीज। जी। यहाँ पे जैसे फिफ्थ पॉइंट पर लिखा हुआ है सर कि वी डू नॉट एडवोकेट वायलेंस। वायलेंस मतलब जो लड़ाई झगड़ा जो है ना, किलिंग मतलब किसी को मारना, या जो ड्रग्स जो है सप्लाई होता है, मतलब इलीगल मनी बोल सकते हैं, ओके। तो जो भी जो जिसको सरकार परमिट नहीं करती है ना, तो ऐसी ऐसी चीजों को हम इस पे नहीं कर सकते। मैं एक उदाहरण में बता रहा हूँ, इसमें हम सब की ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी हम इस प्रोजेक्ट में हम रहें, ठीक है, जब भी हम इस प्रोजेक्ट में हम रहें, ये हमारा पर्सनल एथिक्स होना चाहिए कि कभी भी हम गलत काम ना करें। गलत काम ना करने के लिए मैं आपको एक उदाहरण में बता रहा हूँ। अभी जैसे मैं गोवा में हूँ, वहां पे जो गोवा का जो सबसे बड़ा कसिनो है, बिग डैडी, ओके, उनका ओनर मुझे मिला था। और वो जब मुझे मिला, उन्होंने मुझे साफ साफ मैंने बोला कि सर मैं इसमें 1 मिलियन डालने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन मेरा ये एथिक्स है, मैंने उनको साफ साफ मना किया, नहीं सर, मेरे प्रोजेक्ट में या मेरी टीम में इलीगल मनी नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए मैंने उनको स्ट्रिक्टली मना किया। वो मेरे को 2-3 बार फोन भी करते रहे, लेकिन मैंने उनको रिफ्यूज किया। तो इसलिए ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम इस चीज को हम फॉलो करें, हम इस चीज को हम सीखें कि हम कभी भी गलत चीजों को हम प्रमोट ना करें। और जब हम गलत को प्रमोट नहीं करेंगे तो हम अच्छे से हम अर्न कर पाएंगे, हम भी वाइट रहेंगे, और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ग्रो करेगा। साथ ही साथ जब हम टैक्स देंगे तो गवर्नमेंट जो है वो भी तरक्की करेगी, हमारा देश जो है वो डेवलप होगा। और हमको इस बात को करना है। देखिए यहाँ पे पोर्नोग्राफी वो भी क्राइम है। एंटी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का हमको सहायता करना है, किसी का चोरी नहीं करना है। देखिए एक चीज मैं इसमें मैं देख रहा हूँ इस प्रोजेक्ट में कि लोग क्या करने लगे हैं, आईडी चेंज करने लगे हैं। ये ऐसा नहीं करना है, अपने फायदे के लिए किसी दूसरे का हमको लॉस नहीं करना है। ये हमारा पर्सनल एथिक्स है। मैं बताना चाह रहा हूँ कि बिलासपुर में मात्र मेरे 10 लोग हैं बस, बाकी मेरी पूरी टीम बाहर है। केवल 10 लोग हैं यहाँ पे बिलासपुर में, मैंने किसी को ऐड नहीं किया है। लेकिन क्या होता है, कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो इसलिए हम जो है इस पर्सनल अपने एथिक्स होने चाहिए कि हम किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। क्योंकि अगर हम गलत करेंगे तो हमको इसी जन्म में यही हमारे जीव रहते ही उसका फल मिलेगा। तो इसलिए इस बात को हमको समझना है। ईमानदारी के साथ इस प्रोजेक्ट पे कार्य करिए, क्योंकि ईमानदारी के साथ हम करेंगे तो काफी अच्छा हम ग्रो कर पाएंगे, और रिलेशन खराब करके कुछ हासिल हमको नहीं होने वाला। देखिए अगली पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, वी विल डिटरमाइन द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन इन द ओरिजिन डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट वर्ल्ड बेस्ड ऑन द 3 आइडेंटिटीज। अब ये जो हम इस प्रोजेक्ट में जब हम काम करेंगे तो हमारी 3 आइडेंटिटी होगी, मास्टर्स, मैसेंजर्स एंड बिलीवर्स। ये जो बिलीवर्स जो है वो है आपका V1 V2 V3, तीन जो रैंक होते हैं वो बिलीवर्स में आते हैं। उसके बाद जो V4 और V5 मैसेंजर्स कहलाते हैं, और जो V6 होगा वो मास्टर्स कहलाएगा, जो कि अभी रमेश सर जो है बनने वाले हैं, उनको एडवांस में बधाई, है ना। तो ये हमारी 3 आइडेंटिटी रहेगी, बिलीवर्स, मैसेंजर्स और मास्टर्स। ये तीनों का रोल अलग अलग रहेगा। जब भी आप डाउ अचीव करेंगे तो स्टार्ट हम बिलीवर से ही हम करेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप ग्रेड होते जाएंगे तो हमारे रोल्स जो हैं वो चेंज होते जाएंगे। मैं अभी आगे बताऊंगा कि हमारे रोल्स भी क्या होंगे। बेस्ड ऑन द इलेक्शन कंट्रीब्यूशन एंड एप्लीकेशन इवोल्यूशन, इनका आखिरी जो मोटो है वो है, वी विल यूज ब्लॉकचेन इंक्रिप्टेड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कंप्लीट प्राइवेसी कंप्यूटर सिस्टम to protect every believer's right and interest of freedom of data rights, freedom of value exchange, freedom of trust, establishment and freedom of wealth distribution। देखिए अभी जो मैंने आप लोगों को बोला कि हमको इस प्रोजेक्ट में ईमानदारी के साथ हमको काम करना है, लालच में आके काम नहीं करना है। जब हम अच्छे से हम काम करेंगे, हम इस प्रोजेक्ट को भी हम हेल्प कर पाएंगे, और चीजें जो है अच्छे से हो पाएगी। अभी जैसे मैं एक इसी पे जब ये पॉइंट निकली है तो मैं एक उदाहरण में रखना चाह रहा हूँ। अभी जैसे कि हम विड्रॉ करते हैं, तो ओरिजिन ने विड्रॉ करने का एक सिस्टम बनाया है ना। और विड्रॉ करने का सिस्टम क्या है कि ओरिजिन जो है, एलजीनेस जो है वो डाई के साथ पेयर है। अभी जब भी कॉइन कोई व्यक्ति सेल कर रहा है तो डायरेक्ट वो एस एलजीनेस को सेल कर देता है। हमको एस एलजीनेस को सेल नहीं करना है। हमको सबसे पहले उस एस एलजीनेस को अनस्टेक करना है। अनस्टेक करने के बाद उसको डाई में कन्वर्ट करना है, और जो भी व्यक्ति ज्वाइन कर रहा है उसको डाई देना है। ओके, जब हम डाई देंगे और उसके वॉलेट में जाके फिर हम उसको एलजीएनएस में हम कन्वर्ट करेंगे, तब कहीं जाके ये प्रोजेक्ट जो है वो ग्रो कर पाएगा। क्योंकि जब भी आप कॉइन को एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में आप ट्रांसफर करेंगे, वहां पे लिक्विडिटी जो है उसको कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता।
इसलिए जब भी बाई या सेल करना है तो आप हमेशा इस बात को याद रखिए कि आप अपने कॉइन को डाई में जरूर कन्वर्ट करिए, और उसके बाद ही जिसको भी आप ज्वाइन करा रहे हैं उसको आप दे। तो हमको इस प्रोजेक्ट में अगर अच्छा अर्न करना है, इस प्रोजेक्ट को लॉन्ग टर्म के लिए लेकर जाना है, तो हमको इसके जो वैल्यू है, इसके जो एथिक्स है, ये जो प्रिंसिपल, जो 7 प्रिंसिपल इन्होंने जो लिखा है ना, उसको हमको करना है। और कल जैसे शशि सर बता रहे थे, इटरनल कॉन्ट्रैक्ट, है ना, इटरनल कोऑर्डिनेशन कॉन्ट्रैक्ट, तो वही यही है कि कोऑर्डिनेशन, हमको एक दूसरे का हेल्प करते हुए और प्रोजेक्ट का जो सिस्टम है उसको समझते हुए हमको काम करना है, ताकि प्रोजेक्ट जो है का ग्रो करे और हम मिलकर काफी लंबे समय तक हम इसमें अर्न करने पाए। ओवर टू यू सर, रमेश सर। थैंक यू सर। इस प्रश्न का आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से विथ प्रूफ आपने रिप्लाई किया है। मैं इसे एंड कर दूं सर? यस सर। ठीक है। मेरा नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, वीडियो में आ जाएंगे सर, बहुत स्मार्ट जी, लग रहे हैं आप। थैंक यू सर। मेरा अगला प्रश्न है सर, क्योंकि अभी माहौल ऐसा हुआ था कुछ दिन पहले कि बहुत सारे प्रोजेक्ट आए और बहुत लोगों ने एल्जीनेस ओरिजिन को अनस्टेक किया, एल्जीनेस को, और जी। उस प्रोजेक्ट में मूव ऑन हो गए। शायद जी। कुछ लालचवश, या ये लगा कि यस। शुरू में बहुत कमा लेंगे। तो आपने भी इन चीजों पे रिसर्च किया था। यस सर। तो इन चीजों को सर, स्केम कैसे होता है, आइडेंटिफाई कैसे किया जाए? ऊपरी तौर पे तो मेरे ख्याल से सब हरा हरा दिखता है, यस वो सर। प्लीज बताएं सर। हाँ। सर, जब मैं आप मेरे पास इस प्रोजेक्ट को लेकर आए थे, तो जैसे मैंने 3 क्वेश्चंस किया था कि प्रोजेक्ट कितना दिन चलेगा, मेरे फंड की सिक्योरिटी क्या होगी, और इसका जो प्रॉफिट का जो मैकेनिज्म है वो कैसा रहेगा। तो जब आपने मुझे इन फाइल्स को भेजा, तो मैंने आपसे पूछा था कि सर इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस मुझे बताइए। आपने मुझे बोला था, अरे ये कौन सी बात है, आज तक तो दुनिया में कोई मांगा ही नहीं है। तो थोड़ा सा तो ये सारी चीजें जो है, फिर मैंने उसको देख के फिर रिसर्च किया। और रिसर्च करके मेरा पहला एक उद्देश्य रहा सर, कि मैं ओरिजिन को ज्वाइन नहीं करना चाह रहा था, लेकिन जब आपने मुझे बोला कि आप ढूंढ के दीजिए, तो मैंने रिसर्च करना शुरू किया। और मेरा टॉपिक था सर कि हम स्कैम से कैसे बचें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम डेक्स टूल हम बताते हैं, सर्टिक भी हम बता देते हैं, डेक्स स्पिनर भी हम बता देते हैं, लेकिन फिर भी जो है हम स्कैम के शिकार हो जाते हैं, है ना। तो मैंने जब उस पर रिसर्च किया, तो मेरी कुछ ऐसे फाइंडिंग्स रहे, जिसको अभी हम लोग देखेंगे। हाल ही में जो प्रोजेक्ट जो आया था, वो सारी चीजें अच्छी दे चल रही थी, वो दिखा रहा था ऑन पेपर सब चीज अच्छा था, लेकिन फिर भी उसने 2 महीने में स्कैम कर दिया। तो ये क्यों हुआ उसका हमको समझना है सर। तो सबसे पहला चीज जो है, स्कैम कैसे होगा। सर, वो जो आप एक फाइल जो सेंड किए थे ना पीडीएफ में, जो मैंने जो आपको भेजा था, मेरी जो फाइल है, आ, एक बार ओपन करिएगा। नाम, हाँ मैं ओपन कर रहा हूँ सर। पीडीएफ जो था व्हाइट कलर का होगा, यस, आई, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का जो था। ओके, बस एक मिनट। जी हाँ, ये सर। इस पे हाँ, ये वाली जो चार्ट जो दिख रही है सर, लास्ट चार्ट ओरिजिनलिटी। वाली, यस। जी जी। मेरी 50 पेज की पूरी रिसर्च पेपर है, उसको मैंने ये 5 पेज में समराइज किया है। हम्म। यहाँ पे इसको सर जूम करिएगा। हाँ, ओके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। तो हमको इस बात को समझना है सर कि हम स्कैम कैसे होते हैं, है ना। तो सबसे पहला चीज, जो सेंट्रलाइज, सभी सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट जो है वो गलत हैं ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ, है ना, कुछ अच्छे हो भी सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम क्या हो रहा है कि आप मार्केट में आप जाएंगे ना, तो 80% जो प्रोजेक्ट्स हैं वो स्कैम होने के लिए डिजाइन किया जाता है ना। मैं आपको टोकन स्नीपर में मैं आपको दिखा दूंगा, उसका रिकॉर्ड जो है, परसेंटेज जो है ना। टोकन स्टिफर उसको पूरा बताता है कि कितना लॉन्च हुआ है और कितना स्कैम हुआ है। तो सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में क्या होता है, एक ओनर होता है, और जब भी किसी भी चीज का ओनर होगा ना, तो मैक्सिमम शेयर को या मैक्सिमम टोकन को क्या करेगा, वो अपने पास रखता है। और जब वो अपने पास रखेगा, तो जब भी मार्केट अप होगा, तो जो मैक्सिमम शेयर है उसको वो सेल आउट करके प्रॉफिट बुक करेगा सर, है ना। तो जब वो प्रॉफिट बुक करेगा, तो फिर प्राइस फिर से डाउन होगा। इसी को हम पंपिंग एंड डंपिंग बोलते हैं, है ना। तो जो सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट्स होते हैं, अभी जैसे हाल ही में जो 2 साल पहले जो प्रोजेक्ट जो चल रहा था, है ना, उसको आप देख सकते हैं कि उसमें बहुत बार जब भी उनकी मीटिंग होती थी, प्राइस जो है अप हो जाता था। तो उसमें पंपिंग और डंपिंग बहुत ज्यादा हुआ। क्यों था? क्योंकि उसको जब हम चेक करेंगे, है ना, डेक्स टूल पे अगर हम उसके रिकॉर्ड को हम चेक करेंगे, तो वहाँ पे सर्कुलेटिंग सप्लाई और टोटल सप्लाई जो है अलग अलग बताता है। देखिए, मैंने वो पॉइंट भी लिख दिया है कि डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में उसको आप कैसे चेक करेंगे। टोटल सप्लाई मस्ट बी इक्वल टू सर्कुलेटिंग सप्लाई। तो इसको हमको चेक करना है कि वहां पे कोई भी
ऐसी कोई बातें तो नहीं है। देखिए, जब भी हम सप्लाई की बात करेंगे सर, सो देयर आर थ्री थिंग्स। वन इज मैगजीन सप्लाई, second is total supply, and third is circulating supply. So we need to check total supply must be equal to circulating supply. total supply हमारा circulating supply के बराबर होना चाहिए। मैक्सिमम सप्लाई में अंतर है। जैसे बिटकॉइन को अगर हम देखेंगे तो बिटकॉइन जो है 21 मिलियन का उसका मैक्सिमम सप्लाई है, उससे ज्यादा वो नहीं हो सकता है ना। लेकिन मार्केट में कितना हुआ, सर्कुलेट हो रहा है, और अभी जनरेशन कितना हुआ है, उसको हम चेक करेंगे। तो वहां पे आप बिटकॉइन के लिए भी आप देख लीजिए, टोटल सप्लाई और सर्कुलेटिंग सप्लाई इक्वल है। मतलब जितना जनरेशन हुआ है वो टोटल पूरा का पूरा मार्केट में होना चाहिए, पहली कंडीशन। जब भी किसी प्रोजेक्ट में आप ज्वाइन करेंगे, आपको इस चीज को चेक करना है कि टोटल सप्लाई मस्ट बी इक्वल टू सर्कुलेटिंग सप्लाई। डेक्स टूल से उसको आप चेक कर सकते हैं। ओके। जो प्रोजेक्ट जो स्कैम किया 2 महीने पहले, उसमें ये चीज था, टोटल सप्लाई और सर्कुलेटिंग सप्लाई दोनों इक्वल था, फिर भी वो स्कैम हुआ। मैं क्यों क्यों हुआ मैं आपको बताऊंगा आखिरी में। यहाँ पे सेकंड पॉइंट जो है सर, जब आप ओनर, जब कोई प्रोजेक्ट का ओनर होता है, तो ओनर को क्या करना पड़ेगा, उसको किसी भी गवर्नमेंट के साथ, किसी भी देश के साथ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है ना। जब उसका रजिस्ट्रेशन होगा तो गवर्नमेंट का कंट्रोल आ जाएगा, गवर्नमेंट के रूल्स को उसको फॉलो करने पड़ेंगे। ओके। जैसे कि अभी हम देखते हैं कि हाँ, पिछले कुछ साल पहले जो है बैलेंस को इंडियन गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर दिया था, उसको परमिशन नहीं दिया था। जैसे ही उसने एफआईओ रजिस्ट्रेशन कराया, फिर से गवर्नमेंट ने उसको अलाउ किया। ओके। तो कोई भी प्रोजेक्ट जब आता है तो गवर्नमेंट का उसके ऊपर कंट्रोल रहता है, गवर्नमेंट का रूल्स होता है, उसको फॉलो करना है। अगर उसने रूल्स को फॉलो किया, वेल एंड गुड। अगर उसने फॉलो नहीं किया, गवर्नमेंट उसको बैन करेगी। ओके। एफसीएक्स में आप देख सकते हैं, मतलब जो भी फॉरेक्स के ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिसके थ्रू लोग जो है ट्रेडिंग करते हैं, शुरू में बहुत अच्छा अर्न करते हैं, बाद में क्या होता है कि गवर्नमेंट उनको बैन कर देती है ना। तो ऐसी सारी चीजें हैं। गवर्नमेंट का जब कंट्रोल होगा, तो जब लोग अर्न करते हैं तो लोग वहां पे गवर्नमेंट बोलेगी आप टैक्स पे करो। ओके। जब टैक्स को पे करने की बात आती है, तो ओनर जो है अपनी पॉकेट से पे नहीं करेगा सर, है ना। ओनर जो है अपनी पॉकेट से पे नहीं करेगा, और जब टैक्स पे नहीं किया ओनर, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उस प्रोजेक्ट को बैन कर देगी, वेबसाइट खुलना ही बंद हो जाएगा। इसीलिए आप जैसे मार्केट में आप देखते होंगे कि हमारा जो वेबसाइट जो है, कोई भी प्रोजेक्ट जो स्कैम होता है, वो 2 महीना अच्छा चला, 6 महीना अच्छा चला, 1 साल अच्छा चला, उसके बाद फिर उसका वेबसाइट जो है बंद हो जाता है। तो उसका रीजन यही है। उसके बाद थर्ड क्या होगा कि अगर ओनर थोड़ा बहुत भी ठीक होगा, है ना, वो सोचेगा कि मुझे चलो इस प्रोजेक्ट को लॉन्ग रन के लिए लेके जाना है, तो वो क्या करेगा, टैक्स को पे करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो अपने शेयर से नहीं करेगा। वो जो 40% जो शेयर मार्केट में है, उसको वो होल्ड कर देगा, है ना। इसीलिए जितने भी सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट होते हैं, उसमें विड्रॉल बटन होता है। तो वो क्या करेगा, आपकी विड्रॉल को रोक देगा। आपके कॉइन आपको दिखेंगे ऐप में, ऐप भी खुलेगा, लेकिन आप उसको विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, है ना। वो 6 महीना, 1 साल, 2 साल हो गया, हो सकता है 3 साल, मतलब वो किस्मत की बात है। अगर उसने ओपन कर दिया विड्रॉल, तब तो वेल एंड गुड, अदरवाइज वो प्रोजेक्ट जो है वैसे ही उसी हालत में वो फिर खत्म हो जाता है। चौथा तरीका है सर, मनी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मैक्सिमम जो एमएलएम प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें मनी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मतलब जब आपको क्या कंपलसरी रखा जाता है कि आपको इतने लोगों को ऐड करना है, और इतने लोगों को अगर आप ऐड नहीं करते हैं, तो आप उस पर इनकम या विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। आपका कॉइन आता रहेगा, लेकिन आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। ऐसे कंडीशंस होते हैं। और साथ ही साथ उसमें क्या होता है, एक मैचिंग इनकम होता है, एक लेवल इनकम होता है ना। तो क्वेश्चन वहां पे ये उठती है कि नीचे वाले को जैसे हमने ज्वाइन कराया और उसको प्रॉफिट ही नहीं हुआ है बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी अपलाइन को 10% मिल गया। साथ ही साथ उसने अगर लेन मेंटेन किया है, तो मैचिंग इनकम के नाम से 5% मिल गया। तो जब नीचे वाले को, डाउनलाइन को, एक भी रुपए का फायदा नहीं हुआ है, और अपलाइन को तुरंत पैसे मिल जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, मनी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। आप ही के फंड जो है वो हो रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो इस केस में जिस दिन इनपुट कम होगा, आउटपुट ज्यादा होगा, प्रोजेक्ट जो है वो क्रैश कर जाएगा और वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट जो स्कैम करने के जो तरीके हैं, वो है केवाईसी। जब भी आपकी केवाईसी मांगी जाती है, तो आपका पूरा का पूरा रिकॉर्ड उनके पास रहता है सर। और अगर आप उसके रूल्स को फॉलो नहीं किए, मान लीजिए आप बहुत बड़े लीडर हो गए, है ना, किसी भी चीज को आपने प्रोजेक्ट में ज्वाइन किया, और उसके बाद फिर क्या है, हम उसमें लीडरशिप में आ गए। लीडरशिप में आने के बाद जब हम उसके नॉर्म्स को अगर हम फॉलो नहीं करेंगे, तो जो ओनर है वो क्या करेगा, हमारी आईडी को ब्लॉक कर देगा, है ना। तो ये केवाईसी करने का सबसे बड़ा नुकसान है। साथ ही साथ क्या है, रिन्यूअल भी रहता है। वो प्रोजेक्ट जो है 6 महीने में, 1 साल में आपको रिन्यू कराना है। ज्वाइनिंग, इस बात को बहुत ही खास रीति से आप सभी को समझना है कि किसी भी प्रोजेक्ट में अगर ज्वाइनिंग अमाउंट है, उस प्रोजेक्ट में कभी ज्वाइन मत करिएगा। क्यों ज्वाइन नहीं करना है, क्योंकि सर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ,
आप सभी को कि क्रिप्टो क्यों लॉन्च किया गया। क्रिप्टो को लॉन्च करने के पीछे एक ही उद्देश्य है सर, डिसेंट्रलाइजेशन और होल सोल कंट्रोल हमारा होना है ना। तो एक लाइन, एक स्लोगन है, मैं अपनी पूरी टीम को मैंने इसको सिखाया है और मैं जहां भी जाता हूँ उस टीम को उस बात को मैं जरूर बोलता हूँ। क्रिप्टो का मतलब होता है माई मनी माई कंट्रोल। एक लाइन में आप किसी भी प्रोजेक्ट को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। माई मनी माई कंट्रोल जहां पे नहीं है उस प्रोजेक्ट में कभी ज्वाइन मत करिएगा। तो पैकेज अगर डिसाइड कर दिया गया है ना, आपको बोला जाता है कि आप 10,000 से ही ज्वाइन करो, 5,000 से ही ज्वाइन करो, 1 लाख से ही ज्वाइन करो, उससे नीचे आप नहीं कर सकते, है ना। तो ऐसे प्रोजेक्ट को हमको कभी भी ज्वाइन नहीं करना। जैसे एक एग्जांपल अभी मैं दूं तो एलजीनेस जो है उसको आप 100 रुपए का भी बाई कर सकते हैं, बिटकॉइन की तरह। इसमें कोई भी पैकेज नहीं है, हमारे पास जितना फंड है, हमारे पास अगर 1 लाख है 1 लाख हम डालेंगे, 10 लाख है 10 लाख हम डालेंगे। साथ ही साथ आखिरी पॉइंट है यहाँ पे, नो ओपन सोर्स, है ना। जो कोडिंग जो है उनके जो एजेंडा जो है वो ओपन नहीं रहते हैं, है ना। तो ये सारी जो पॉइंट्स है ना, अभी आप एक प्रोजेक्ट जो 2 महीना पहले आया था उसमें सारे पॉइंट्स उसे फुलफिल हो रहे थे। इसके साथ ही साथ आपको एक टेक्निकल पर्सन की जरूरत पड़ेगी। जब भी आप किसी प्रोजेक्ट में ज्वाइन करें, एक टेक्निकल पर्सन से आप उसको वेरीफाई करवाएं, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होंगे, जो टेक्निकली नॉलेज रखते होंगे, वो बाकी के जो पॉइंट्स है उसको चेक कर पाएंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है, इन आर्ट के अलावा किसी भी प्रोजेक्ट में हमको ज्वाइन करना है तो उसका यूज केस, उस टोकन का हो या कॉइन का हो, यूज केस आपको समझना है कि उसको लॉन्च क्यों किया गया, उसका पर्पस क्या है। ओके, जैसे अभी मैंने ओरिजिन को लेकर, एल्जेनिस को लेकर यूज केसेस को उसके क्रीड में मैंने पूरा समझाया, वो जो 7 पॉइंट्स थे यूज केस की, वो करना क्या चाह रहा है, उसकी जो प्लानिंग क्या है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है ना, कैसे मूव करेगा। तो उसको हमको पूरा, जब उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर जब हम रीड करेंगे और जब हम व्हाइट पेपर को रीड करेंगे तो उससे समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ जो सेकंड पॉइंट है, आपको जो व्हाइट पेपर में जो बोला जा रहा है वो आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कोडिंग हुई है कि नहीं हुई है। बिगेस्ट थिंग, इस चीज को आपको चेक करना है ना। ये सारे 8 पॉइंट्स जो है किसी भी प्रोजेक्ट में हो सकता है। अभी जो प्रोजेक्ट स्कैम हुआ उसमें ये सारे बातें थी, लेकिन फिर भी स्कैम किया। स्कैम किया क्यों किया? क्योंकि उसने जो व्हाइट पेपर में जो बोला था वो उसकी कोडिंग में नहीं था सर। जब ये प्रोजेक्ट मेरे पास आया, मैंने उसको 2 मिनट में ही उसको आइडेंटिफाई किया कि इसका व्हाइट पेपर जो कह रहा है वो कोडिंग नहीं है। और इसलिए फिर हम उसको हमने ज्वाइन नहीं किया और लोगों को उसको टीच भी किया। और जिन्होंने हमारी बात को माना, हमारी ग्रोथ टू द टीम की बातों को माना, वो सब बच गए। और जिन्होंने नहीं माना, मेरी टीम से भी कुछ लोग थे जो गए, और आज सभी जो है पछता रहे हैं कि हमने सर की बात को क्यों नहीं माना। तो ये है हमको स्कैम से बचने का तरीका। सिर्फ एक ही लाइन याद करिएगा सर, आप सभी को मैं बोल रहा हूँ कि माई मनी माई कंट्रोल। एक लाइन इसको याद कर लीजिए, जिसपे माई मनी माई कंट्रोल नहीं है उसको कभी ज्वाइन मत करिएगा। अभी जो प्रोजेक्ट जो स्कैम हुआ उस पे मैंने विड्रॉ करके भी देखा। जिन्होंने जो ज्वाइन किया हुआ था, जब चेक करने की जब बारी आई, वो मेरे पास आए, मैंने उनको बोला ठीक है सर आप विड्रॉ करके बताइए। तो वहां पे क्या हो रहा था कि जो उनका जो कॉइन का जो नाम था, मैं नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म है। तो वहां पे जब भी वो विड्रॉ कर रहे थे, है ना, तो उसी समय रन टाइम में वो क्या कर रहे थे, उनका जो लिक्विडिटी जो दिख रहा था वहां से उसको परचेस कर रहे थे। ओके, परचेस कर रहे थे और उसको यूएसडीटी में कन्वर्ट करके वो वॉलेट में दे रहे थे, है ना। मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूँ कि जैसे हम सब जो है वॉलेट बनाते हैं, तो जब भी हम एस एल जीनेस को ऐड करते हैं तो वहां पे हम 19725 को हम लेते हैं, लेकिन नीचे में बहुत सारे एस एल जीनेस दिखाई देते हैं। दूसरे को हम ऐड करेंगे तो हमारा, जब हम अनस्टिक करेंगे तो वहां पे हमारा नहीं दिखेगा, है ना। हमको 19725 को ही ऐड करना है, उस कोडिंग उसके लिए की गई है ना। तो वैसे ही वहां पे क्या हुआ था, एक डमी वहां पे टोकन, जो भी अमाउंट जब लोग दे रहे थे जो भी ज्वाइन कराने के लिए, तो उस डमी जो नेम वहां पे जो दिया गया था, नाम तो सेम था। जैसे मेरा नाम है मनोज कुमार, तो बिलासपुर में बहुत सारे मनोज कुमार होंगे, अभी हमारे जूम मीटिंग में बहुत सारे मनोज हैं, है ना। तो वैसे ही, लेकिन आज मैं इस चीज को मैं बोल रहा हूँ, वो दूसरा मनोज, मतलब जब कोई भी जो है, मैं हूँ और दूसरे जो है दूसरे हैं। तो वैसे क्या है कि वहां पे उसी नाम का एक डमी जो है उसको ऐड किया गया था, जिसमें जब लोग पैसे देते थे तो उस अमाउंट का वो वहां पे एक डमी जो है, जो स्कैम के लिए जो डिजाइन किया गया था, उसको उसमें डाल दिया जाता था। लेकिन जब भी वो ट्रेड करते थे लाइव, मैंने उसको देखा चेक करके, इसीलिए फिर मैं समझ गया कि 100% स्कैम प्रोजेक्ट्स है। जब भी उसको ट्रेड किया जाता था तो उसी टाइम जब कोई पर्सन ट्रेड करता था उसी समय उसको
जो उसका जो ओरिजिनल जो था उस पे कन्वर्ट करके उसको यूएसडीटी में कन्वर्ट करके उसको विड्रॉ दिया जा रहा था 2 महीने तक के। तो सारी चीजें जो है वो बैकग्राउंड में चल रही थी। 100% स्कैम प्रोजेक्ट था, लेकिन इन सब चीजों को चेक करने के लिए हम हमारे पास टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। और हम इन सब चीजों को अगर हम ध्यान रखेंगे, हम स्कैम से बच सकते हैं सर। थैंक यू सर। इसे मैं डिस्कनेक्ट कर दूं सर? जी सर। मुझे अच्छे से याद है सर, जब आप काम चालू किए थे, काफी स्टडी करने के बाद आपने वर्क चालू किया था, लेकिन ओरिजिन में कुछ ऐसे मूवमेंट आए, जी। है ना, जहां पे लगता था कि डाउ कम्युनिटी है, एनोमस है, यस। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आएगा तो क्या वो इसको सॉल्व करेंगे, रिजॉल्व करेंगे? तो यस। ऐसे 3 प्रॉब्लम जहां तक मुझे पता है, उस फेसेस को आप किस तरीके से देखे और कैसे आपका और भरोसा बढ़ा, थोड़ा बताएंगे सर? यस। सर जब इसका सर जब मैंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को रीड किया था, तो वहाँ पे एक फंक्शन था, बॉन्ड परचेसिंग, नहीं, विड्रॉल, विड्रॉल करके एक परचेसिंग था। एक फंक्शन था विड्रॉल पे। और वहाँ पे मैंने आपको शायद इसको दिखाया भी था आपको जब आप आए थे। तो वहाँ पे एक लाइन लिखी हुई थी कि मनी कैन बी, टोकन कैन बी ट्रांसफर टू एनी वॉलेट एनी टाइम, है ना। तो जब ओरिजिन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिजाइन किया गया था, और उसके बाद जब उसको सेटिंग ने ऑडिट किया, तो वहां पे उसको लिखा हुआ था एक्नॉलेज्ड, है ना। एक्नॉलेज किया गया था। और जब ऑडिट की जाती है, तो ऑडिट करने के बाद जब उसका एक्नॉलेजमेंट आता है, तो उसको उसको रिजॉल्व कर लिया जाता है। जब मैं ज्वाइन किया, मैंने कुछ दिन तक वेट किया, और वो फंक्शन जो है बाद में हम देखते हैं वो रिजॉल्व हो चुका था, है ना। तो जब वो रिजॉल्व हुआ, वो जो प्रॉब्लम जो है उसके कोड को जब मैंने देखा, तो रिजॉल्व हो गया था वो जो प्रॉब्लम है। उस दिन मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ा कि इसके जो क्रिएटर हैं वो थोड़े से एक्टिव हैं। और उसका प्रूफ यही है सर कि अभी 3 बार जो मेजर जो प्रॉब्लम आया, मई में जो आया था फिशिंग अटैक का, तो इमिडिएटली जो क्रिएटर जो थे, जो डेवलपर थे, वो एक्टिव हुए। और उन्होंने एक नया लिंक जनरेट करके केवल स्टेक अनस्टेक करने के लिए वो दे दिया, बाकी सब चीजों को उन्होंने होल्ड कर दिया था, ताकि हमारे फंड जो है वो बचे रहें, है ना। अभी हाल ही में जो एक महीना पहले भी ऐसी कुछ दिक्कतें हुई थी, है ना। जो हमारे जो कॉइन्स हैं वो कुछ का कुछ दिखा रहा था, और स्पाइडर वेब भी जो है बहुत सारी चीजें उसमें मिसमैच हो रहा था, है ना। तो उसका रीजन ये था सर कि पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे डेवलपमेंट चल रहा था। तो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे जो ऑलरेडी जो टेक्नोलॉजी जो डली हुई है, उसको जब हम चेंज करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि फेसेस में हमारे दिक्कत हो जाते हैं। और अभी जैसे मैं सुबह उठकर मैं इसको काउंट कर रहा था कि हमारे जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो हैं, अभी तक आई थिंक 52 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो चुके हैं 137 में से। तो अभी ये फेसेस जो हैं अभी आने बाकी हैं, है ना। सर्टिक को एक बार ओपन कर, मैं एक बार ट्राई करूं सर, मेरा स्क्रीन या शेयर हो रहा है क्या? ट्राई करेंगे सर। कितना ओके। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो गया सर, योर अकाउंट? अभी 52 सर। चैट बॉक्स में हम लिखेंगे 137 में 52 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो गया है अभी तक इस प्रोजेक्ट में। ऑप्शन ही नहीं आ रहा है शेयर का। सर्टिक ओपन करूं सर? आई शेयर दैट। एक सेकंड। आई यू ट्राई? एक सेकंड, द परमिशन अलाउ एन ऐप शो थिंग्स। रुकिए एक सेकंड, मैं इसको ऐप को ओपन करता हूँ जूम में। नहीं, ऑप्शन नहीं आ रहा है सर मेरे पास। आप, हाँ ठीक, आ गया सर, आ गया, आ गया। गुड। यस, यूर स्क्रीन आ शेयर। गया। या, थैंक यू सर। तो यहाँ पे सर्टिक को हम ओपन करते हैं। और कहाँ आपने पे कहा था सर टोकन स्निफर भी दिखाएंगे कुछ करके? जी जी जी। हाँ सर। तो यहाँ पे सर इसका जो एज जो है ना, मैं कौन सी बात को बोलना चाह रहा था सर, मेरे दिमाग से वाइट ऑफ हो गया। आई डोंट नो।
ओके ओके ठीक है। हाँ, तो मैं यहाँ पे एक चीज मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट मैच्योरिटी मैट्रिक्स सर, यहाँ पे 14 years 1 month, ये जो प्रोजेक्ट जो एज जो शो कर रहा है ना, इसको आप देखिए। और उसके बाद यहाँ पे 14 year 1 month है। मैं आपको बिटकॉइन का मैं दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए बिटकॉइन का भी आप देखिएगा। बिटकॉइन। तो यहाँ पे देखिए सर 14 years 10 months, क्योंकि इस बात को हमको समझना है सर। मैच्योरिटी इंडिकेटर यहाँ पे हाई है, वेल डेवलप्ड। ओके, क्योंकि अब बिटकॉइन में कोई भी अदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं आने। हाँ, मुझे याद आ गया मैं क्या बताने वाला था। ओके, तो यहाँ पे सर देखिए बिटकॉइन में अब कोई भी डेवलपमेंट नहीं है, वो जितना डेवलप होना था वो हो गया। इसलिए यहाँ पे वेल डेवलप्ड दिखा रहा है। और प्रोजेक्ट का एज जो है 14 years 10 months यहाँ पे शो कर रहा है। हमारा जो ओरिजिन है LGNS जो है, वो कितना शो कर रहा है देखिए, 14 years 1 month। तो बिटकॉइन इतना पुराना है, फिर भी उसको 14 साल 10 महीने का टाइम शो कर रहा है। और यहाँ पर 14 साल 1 महीना शो कर रहा है। और यहाँ पे मैच्योरिटी इंडिकेटर में मीडियम है, मॉडरेटली डेवलप्ड। क्यों है ऐसा? क्योंकि 137 में से ओनली 52 डिप्लॉय हुए हैं सर, ओनली 52, है ना। तो जब अब इसका फेसेस अभी आने बाकी हैं, इसलिए यहाँ पे मैच्योरिटी इंडिकेटर हाई नहीं है। और प्रोजेक्ट एज के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्रोजेक्ट एज एक ऐसा इंडिकेटर है जिसकी वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा प्रोजेक्ट जो है स्टेबल हो जाता है सर। तो बिटकॉइन की स्टेबिलिटी 14 years 10 month में शो कर रहा है, और हमारे ओरिजिन में LGNS में 14 years 1 month शो कर रहा है। तो आप कल्पना करिए कि हमारा ओरिजिन जो प्रोजेक्ट है वो कितना मैच्योर हो चुका है और कितना स्टेबिलिटी को पा चुका है ना। मैं आज सुबह इसका जो प्रमोशनल वीडियो है उसको भी मैं देख रहा था, और इसके जो पूरे जो व्हाइट पेपर है उसको भी मैं रीड कर रहा था। वहां पे सर उस वीडियो में ही आप जैसे आप घर में आप देखेगा, या फिर अभी भी चाहें तो प्ले कर सकते हैं, वहां पे लिखा हुआ है कि जिस दिन हमारा प्रोजेक्ट जो है स्टेबल होगा उसी दिन सेकंड फेज लॉन्च होगा। जब तक ओरिजिन का फर्स्ट फेज, रिक्रूटिंग फेज जिसको हम बोल रहे हैं, लॉन्च नहीं होगा, मैं सॉरी स्टेबल नहीं होगा, तब तक वो सेकंड फेज को लॉन्च नहीं कर सकता था। सेकंड फेज में हम इंटर ऑलरेडी कर चुके हैं, वी हैव इंटर्ड इनटू सेकंड फेज। इट मींस आवर प्रोजेक्ट इज स्टेबल एंड दिस प्रोजेक्ट इज 14 years 1 month। बहुत बड़ी बात है सर। अभी मैं आपको अगर इथेरियम का मैं दिखाऊं, इथेरियम का कम है, देखिएगा ETH। यहाँ पे देखिए सर, इथेरियम 11 साल 10 महीने। तो हमारा जो प्रोजेक्ट जो है इथेरियम को भी क्रॉस कर चुका है। बिटकॉइन के बाद सेकंड नंबर पे स्टेबिलिटी पे LGNS है। तो इसलिए अब हमको इस पर डरने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट जो है वो डेवलपिंग फेज पे है। इसलिए अभी कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अभी आने बाकी हैं, है ना। और स्टेबिलिटी को लेकर कोई डाउट नहीं है, कोई भी क्वेश्चंस नहीं है। 14 years 1 month का टाइम ऑलरेडी शो कर रहा है ना, इसकी मैच्योरिटी के लिए। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट जो है 100% सेफ है, सिक्योर है, और हम इसमें अच्छे से हम काम कर सकते हैं सर। टोकन स्निफर को लेकर आप कुछ स्कीम वाले जी कुछ बातें कर रहे थे सर। हाँ सर। तो चलिए, सर एक मिनट, डोर में कोई आया है, 1 सेकेंड, मैं या उनको बोलता जब तक मैं बातें करता हूँ हूँ। सर, मैं आप लोग को बता दूं कि मनोज सर से मेरी काफी अच्छी बॉन्डिंग है, और हमेशा से वो मेरी हेल्प करते हैं, और मुझे इस बात का गर्व है कि मनोज सर ग्रो टुगेदर टीम का पार्ट हैं। और मैं लगभग 4 महीने से सर को रिक्वेस्ट कर रहा था, सर जूम में आके टाइम दीजिए, क्योंकि सर काफी ज्यादा डीप में स्टडी करते हैं। जब मैंने इनको कहा था कि आप सर्च करिए सर, तो कई दिन और रात सर्च करके इस प्रोजेक्ट को फाइंड आउट किए। जब उन्हें बिलीव हुआ, क्वेश्चन के आंसर उन्हें पता चला, तब वो हमारे साथ ज्वाइन किए। और कैन यू बिलीव, इनका जो बिजनेस है आउट ऑफ सी टीम ज्यादा है, और गोवा में बड़ी टीम है इनकी, और जल्दी V3 होने वाले हैं, V2 ऑलरेडी हैं। व्हाट यू सर, यू आर। थैंक यू सर, सॉरी फॉर दिस डिस्टरबेंस।
या टोकन स्निफर सर। जी जी सर। मैं एड्रेस कॉपी कर रहा हूँ सर। कर दिया। सर मेरी स्क्रीन दिख रही है सर? यस सर क्लियर। ओके। तो यहाँ पे सर देखिए, बबल मैप को भी अगर आप चेक करेंगे, है ना, तो यहाँ पे देखिए, ये जो सारे वॉलेट्स के एड्रेस हैं, और यहाँ पर आप अगर आप देखेंगे, देखिए क्रिएटर एड्रेस, नोड साइज इंडिकेट्स कनेक्शन सेंट्रलिटी, लार्जर नोड्स हैव मोर कनेक्शंस, है ना, तो यहाँ पे क्रिएटर का पर्पल है ही नहीं, एक भी नहीं है, सब ऑरेंज है। तो इसलिए यहाँ पे ओनर का बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, उसने जो रिनाउंस कर दिया है, तो इसलिए ओनर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ओनर ने अपने पास राइट्स अभी थोड़े रखे हैं, वो सिर्फ इसलिए है कि हमारे जो फेसेस जो है आने हैं अभी, फेस 1, फेस 2, फेस 3, तो तीनों फेस को लिंक करने के लिए जो राइट है वो ओनर ने अपने पास जरूर रखा है। बाकी उसके अलावा कोई भी नहीं है। और टोकन स्नीफर के बारे में आपको बता दूं कि टोकन स्नीफर सबसे ओल्ड जो कोड को ऑडिट करने वाली, चेक करने वाली, इसका पर्पस ही यही है कि जब भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की जो कोडिंग की जाती है, तो उसमें कहीं पे लूप होल्स तो नहीं है, उसको आइडेंटिफाई करना, है ना। तो यहाँ पे टोकन स्निफर में 70 इसका स्कोर भी है, सेफ है। और आप अपने सारी चीजों को आप पॉलीगॉन स्कैन, डेक्स स्किनर, कॉन्ट्रैक्ट जो है, ये जो कोडिंग है, देखिए कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये सारी, ये पूरा कोड है, इसमें डिफरेंट फंक्शंस हैं जिसको आप अगर प्रोग्रामिंग अगर आपको आती है तो आप उसको स्टडी कर सकते हैं। और इसकी जो पॉइंट्स हैं टोकन स्नीफर में, आप देखिए, है ना, वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट सोर्स, ओनरशिप रिनाउंस्ड, और सोर्स डज नॉट कंटेन एन ओनर कॉन्ट्रैक्ट, मैंने अभी आपको वहां पे पर्पल उसमें ग्राफ में दिखाया। क्रिएटर नॉट ऑथराइज फॉर स्पेशल परमिशन, होल्डर्स में आप देख सकते हैं क्रिएटर वॉलेट कंटेन लेस देन 5% ऑफ सर्कुलेटिंग टोकन सप्लाई, है ना, जितने भी सर्कुलेटिंग सप्लाई उससे भी लेस देन 5%, और परसेंटेज भी देखिए 0.01%। ऑल अदर होल्डर पोजेस लेस देन 5% सर्कुलेटिंग टोकन सप्लाई, है ना। तो ये सारे जो है आप उसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए टॉप 10 होल्डर्स पोजेस लेस देन 70% ऑफ सर्कुलेटिंग टोकन सप्लाई, है ना। तो ये भी, ये टॉप 10 जो होल्डर्स हैं वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के एड्रेसेस हैं, है ना, तो इसलिए उसमें भी हमको डरने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें सिमिलर लॉन्च किए गए हैं, इसको आप थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। एलजीनेस जैसे आप सर्च करने जाते हैं तो बहुत सारे आपको एलजीनेस दिख जाएंगे, स्कैम करने के लिए उसको डिजाइन किए जाते हैं, है ना। तो ये सारे जो एड्रेसेस हैं उसको कभी भी आप टच मत करिएगा, और हमको सेफ रहना है सर। ओवर टू यू सर। हाँ सर। सर जब आप इस प्रोजेक्ट को चेक कर रहे थे तो आपने कहा था कि सॉलिडिटी लैंग्वेज जी। को स्टडी करना जरूरी है, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो दिखाता है लेकिन उसमें लूप क्या है पता चलता है। तो क्या आपने सॉलिडिटी लैंग्वेज पढ़ा था सर, स्टडी किया था? वो थोड़ा सा इसके बारे में आप बताएंगे। हाँ सर, मैंने जैसे बोला कि जब भी हम किसी प्रोजेक्ट को हम ज्वाइन करें, तो जो व्हाइट पेपर और जो कोड किया गया है उसमें मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सॉलिडिटी, उसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं सर, कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारी चीजों को हम तो चेक नहीं कर पाते हैं, है ना। लेकिन जो मेजर जो फंक्शंस हैं, जैसे अगर मैं आपको सर्टिक में ओपन करके मैं एक बार फिर से दिखा रहा हूँ, देखिए वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी।
तो यहाँ पे देखिए अवेकिन है, ये हमारा सेकंड फेज का है जो कोड ऑडिट हुआ है। ओरिजिन को आप टैप करेंगे तो आपको फर्स्ट फेज में आ जाएंगे। आप यहाँ पे व्यू पीडीएफ, तो इस पीडीएफ को आप ओपन करेंगे। जितने सोर्स कोड अवेलेबल होते हैं उसको हम जरूर थोड़ा सा स्टडी कर पाते हैं। जैसे कल शशि सर भी उस कोड को दिखा रहे थे, तो पिछले 2 दिन तक शशि सर ने बहुत अच्छी जानकारी को दिया। मैं उनका तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। उनसे काफी चीज मैंने भी सीखा। तो यहाँ पे देखिए सारे फंक्शंस, इस पूरी फाइल को अगर आप रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सर। ये देखिए मैंने जो आपको वो जो बोला था ना, बॉन्ड डिपॉजिटरी डाई, है ना, जो प्रॉब्लम थी उस समय लॉजिकल इशू, देखिए रिजॉल्व कर दिया गया है ना। ये रिजॉल्व होने के बाद मैंने फिर उसमें ज्वाइन किया था। तो ये सारे फंक्शंस हैं सर। फंक्शंस मतलब क्या होता है कि जब हम किसी भी कार्य को करने के लिए कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स या ऐसे टूल्स जो यूज करते हैं, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे बॉन्ड डिपॉजिटरी है, डिपॉजिट करना है तो उसके लिए एक फंक्शन बना दिया गया है। जब उस फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट होगा, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। और यहाँ पे आपके फंक्शन का ये देखिए, यहाँ पे इसको बोलते हैं डाटा फ्लो डायग्राम सर। जब भी प्रोग्रामिंग की जाती है तो ये जो डाटा फ्लो डायग्राम है, इसी से हमको पता चलता है कि कौन सा फंक्शन किससे लिंक है। ओके, कौन सा फंक्शन किससे लिंक है, ओनर क्या कर सकता है, और हमको क्या अथॉरिटी मिला है या फिर कोई भी फंक्शन के थ्रू, है ना। तो ये सारी चीजें देखिए यहाँ पे पूरा इसका डिस्क्रिप्शन भी है, तो आप इसको रीड कर सकते हैं। लैंग्वेज पे ये सारे पूरे डाटा डायग्राम्स हैं, है ना। तो इन सारी चीजों को फिर मैंने स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद जितना मुझे नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग फिर मैंने ये नीचे आप जब जाएंगे, अभी तक डाटा फ्लो डायग्राम ही चल रहा है। अ, ये सारे कोड है सर, है ना। तो इसको आप थोड़ा बहुत भी आप देख सकते हैं, और जो भी चीजें हैं आप अपने लेवल पे उसको चेक कर सकते हैं सर। तो इस पे मुझे ऐसा पर्सनली जब मैंने इसको देखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं मिला, और उसकी वजह से फिर मैंने इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया सर। ये अलग अलग फंक्शंस के कोड हैं जिसपे प्रॉब्लम्स थे, क्योंकि क्या है, ओरिजिन ने अपने सारे कोड को डिस्क्लोज नहीं किया है ना। क्योंकि अगर डिस्क्लोज करेगा तो फिर कॉपी हो जाएगा। तो इसलिए जितने हमारे पास कोड अवेलेबल है उसको फंक्शन से हम उसको चेक करके क्या है उसका हम देख सकते हैं कि उसका सोल्यूशन क्या है सर। तो ये सारी चीजें स्टडी करने के बाद ही मैं इस प्रोजेक्ट पे एंटर किया सर। थैंक ओवर यू टू यू सर। सर। थैंक यू। एक प्रश्न है सर कि जो ओरिजिन है, जी अभी जैसे हम पहले फेस में हैं, तो इसका भविष्य क्या है, और जो 3 फेसेस हैं उन जी तीनों फेसेस को लेकर आपका विचार, आपका इस स्टडी में क्या आपने पाया, प्लीज रखेंगे सर। जी। सर जैसे कि इस प्रोजेक्ट में टोटल 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और स्टार्टिंग से ही इसको 3 फेजेस में डिजाइन किया जा रहा है। ओरिजिन जो है वो स्टेप नंबर 1 है। एलजीनेस जो है रिक्रूटिंग फेज, जिसको हम बोलेंगे फेज 1। फेज 1 पे जो हमारी जो कम्युनिटी है ना, उसको बिल्डअप करना है। मतलब जितने भी लोग जो जैसे बिलीवर्स हम जैसे बोल रहे हैं, है ना। तो जो जब हम मार्केट में हम जाएंगे, तो मार्केट में हम जाएंगे, प्रोजेक्ट्स को बताएंगे, तो जो उस प्रोजेक्ट के ऊपर बिलीव करेगा वो बिलीवर कहलाएगा। ओके। तो जब एक बार कम्युनिटी सेट हो गई, उसके बाद जब प्रोजेक्ट स्टेबल हो गया, तो उन्होंने सेकंड फेज को लॉन्च करने का कमिटमेंट किया हुआ था, जिसको उन्होंने फुलफिल किया सर, है ना। इसीलिए लिक्विडिटी बहुत हाई हुई है। तो सेकंड फेज में अभी जैसे हम उसको देखेंगे, मैं आपको एक चीज में दिखाना चाह रहा हूँ। सर हाँ, जी ठीक ठीक, कंटिन्यू। जी। सेकंड फेज के लिए मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ एक चीज, कहाँ पे है क्वेश्चन आंसर। ये हिंदी वर्जन भी है, मैं हिंदी इसी में ओपन कर देता हूँ। अभी हमारा एलजीने सर पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे है। ओके। लेकिन जो हमारा स्टेबल कॉइन ए, जैसे उसको हम देखिए कॉइन हम बोल रहे हैं। ओके। तो स्टेबल कॉइन ए जो है, कॉइन कब बोला जाएगा, जब उसका खुद का ब्लॉकचेन होगा। मैंने उसको इंग्लिश वर्जन में देखा था, हिंदी में शायद बाइबिल आगे। तो हमारा जो सेकंड फेज में जो स्टेबल कॉइन ए है,
वो अनुबी ब्लॉकचेन पे लॉन्च होगा सर। अभी हमको वॉलेट में तो मिल रहा है, लेकिन अभी वो कॉइन लॉन्च नहीं हुआ है। बस यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि सेकंड फेज में क्या होगा हमारा। मैं दिखा भी दूं आपको। नीचे था। ये सारे हिंदी में आपने डिजाइन किया है सर? ये लोगों को समझाने के लिए सर जरूरी है। हम्म। मुझे याद है शुरू में आपने काफी मेहनत किया था इसके प्लान को डिजाइन, और आप जो जी। फोल्डर का देखते हैं प्रारूप, उसका पृष्ठभूमि और न्यू सर ने ही रखा था। सर हिंदी वाले में मेरे को दिख नहीं रहा है, एक मिनट मैं इंग्लिश देख लेता हूँ, मैं आपकी इसलिए बातों को बत मैं कंटिन्यू भी करता हूँ। हाँ है हाँ ना। हाँ। तो ये जो सेकंड फेज में हमारा जो कॉइन, जो स्टेबल कॉइन ए है, तो उसको आ, वो अनुबी ब्लॉकचेन में आएगा। अभी हमारा एलजीनेस जो है पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे है। और जब भी आपको रिवॉर्ड मिलता है तो वहां पे आप एक चीज आप देखते होंगे कि कई बार क्या होता है, मैं खुद ही जो है 2 महीने से अपने कॉइन को क्लेम नहीं कर पाया हूँ। है ना। तो वहां पे अवेलेबिलिटी बहुत कम है। और अवेलेबिलिटी कम होने के बाद उस नीचे में आप जाएंगे ना, तो वहां पे स्टेबल कॉइन ए विल बी अवेलेबल फॉर मैनुअल कलेक्शन वंस द ए विल बी लॉन्च्ड, ऐसा एक मैसेज आता है ना। तो अभी हमारा यहाँ पे देखिए सर, एल्गोरिथमिक नॉन स्टेबल करेंसी एलजीएनएस। है ना। तो यहाँ पे पब्लिक चेन क्या है, इथेरियम पे है। इथेरियम का जो सेकंड लेवल जो मैनेट है वो है पॉलीगॉन। तो एलजीएनएस जो है आपका इथेरियम का एक लेवल 2 मैनेट है, जिसको पॉलीगॉन बोल रहे हैं, उस पे लॉन्च हुआ है। लेकिन हमारा जो प्राइवेसी स्टेबल कॉइन ए, तो स्टेबल उसका नाम क्या रहेगा, स्टेबल कॉइन नेम रहेगा ए, लेकिन पब्लिक चेन अनुबी रहेगा। है ना, ये अनुबी। और ये थर्ड, इस पे क्या होगा, जब अनुबी ब्लॉकचेन जब लॉन्च होगा उसके बाद स्टेबल कॉइन ए उस पे डिप्लॉय किया जाएगा। अब डिप्लॉय करने के बाद पूरे वर्ल्ड का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो चेंज हो जाएगा। मैं आपको एक बात और ओरिजिन के बारे में बताऊं कि ओरिजिन को लॉन्च क्यों किया गया। इसका जो विजन है बहुत बड़ा है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम जितना भी सोच रहे हैं ना वो बहुत छोटा है ना। इनका उद्देश्य है डी डॉलराइजेशन, पहला, कि जो डॉलर का जो वर्चस्व है उसको खत्म करना। ओके। साथ ही साथ जैसे अभी इंडियन गवर्नमेंट में, जैसे अगर ये हमारी करेंसी है, हमारे नोट्स हैं, उसको कौन प्रिंट करता है, भारत सरकार प्रिंट करती है। हमारे पास अधिकार नहीं है। ओके। हमारे पास अधिकार नहीं है। ओरिजिन ने के मन में ये थॉट आया कि क्यों ना वो अधिकार हमको मिल जाए। ओके। तो फिजिकल करेंसी को तो हम प्रिंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन डिजिटल करेंसी को जरूर हम प्रिंट कर सकते हैं। इसीलिए एलजीनेस की जो सप्लाई है उसको अनलिमिटेड रखी गई है ना। क्योंकि जब आपके पास एलजीनेस होगा तभी आप स्टेबल कॉइन ए को आप मिंट कर पाएंगे। आपको स्टेबल कॉइन ए के लिए उसको बर्न करना पड़ेगा। और जब आपके पास स्टेबल कॉइन ए आ गया, मतलब क्या हो गया कि आप अपनी करेंसी को प्रिंट कर रहे हैं। आपको जितना करेंसी चाहिए, जितना स्टेबल कॉइन ए चाहिए, आप उसको अपने एलजीनेस से बंद करके आप उसको बना लीजिए। जैसे अभी हमारे पास अगर 500 नोट चाहिए तो भारत सरकार उसको प्रिंट करती है और वहां से हम लेते हैं। लेकिन ओरिजिन जो है ये अधिकार हमको देना चाह रहा है कि हमारे पास जितना भी कॉइन हो वो उसका डिसीजन हमारा हो, और जैसे हमको नीड होती है तो हम उसको बर्न करके हम उसको जनरेट कर लें। और जनरेट करने के बाद जो है हम अपनी सारी चीजों को हम पूरा कर लें, क्योंकि जब स्टेबल कॉइन आएगा तो उसका प्राइस जो है फिक्स रहेगा। है ना। अभी एलजीएनएस का प्राइस जो है वेरी करता है। तो अभी जैसे कि हमने कार बुक किया सपोज, और उस दिन जो है $13 रहा, लेकिन जब पेमेंट करने के लिए जब हम जा रहे हैं तो उस दिन $10 हो गया। तो वैल्यू तो खत्म हो जाएगी। तो इसलिए वहां पे नॉन स्टेबल कॉइन से हम उसको पे नहीं कर पाएंगे, स्टेबल कॉइन से हम उसको पे कर पाएंगे। इसका मतलब यही है कि हमारे जो फिजिकल एसेट्स हैं उसको पे करने के लिए हम डिजिटल एसेट्स यूज करेंगे। और सेकंड फेज में स्टेबल कॉइन ए है। और जब थर्ड फेज जब आएगा तो थर्ड फेज में हमारा स्टेबल कॉइन ए के साथ एआई और जेके जो टेक्नोलॉजी है वो भी डेवलप हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। और वहाँ पे मेटावर्स के थ्रू हम क्या करेंगे, हमारे पास एक वर्चुअल एक वर्ल्ड होगा जिसमें हम अपने एसेट्स को हम परचेस कर पाएंगे और वहाँ पे फिर उसका हम आनंद ले पाएंगे। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। स्क्रीन शेयर को ऑफ कर देंगे सर? जी।
मुझे उम्मीद आशा है कि आप सभी लोग इन बातों को समझ रहे होंगे। और कुछ क्वेश्चन आंसर भी लेंगे सर, कम से कम 3 क्वेश्चन ले लेंगे, तो रेज योर हैंड कर लेंगे और जेन्युइन क्वेश्चन और जो आज की सेशन है उससे संबंधित करेंगे। एक लास्ट मेरे तरफ से क्वेश्चन है ओवरऑल ग्रो टुगेदर की तरफ से, कि ग्रो यस सर। टुगेदर टीम या हमारी टीम के विषय में आपका क्या ओपिनियन, क्या राय है सर? हाँ सर, मैं इस टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, है ना। कि ये जो टीम है पर्टिकुलरली, आपको मैं बोलूँ कि आपने इस टीम को खड़ा किया है ना। और जैसा इस प्रोजेक्ट का मोटो है, जो डेवलपर्स हैं उन्होंने रखा है कि लोगों की मदद करना, है ना। और अभी मैं आपको देखूं आपके नीचे 42 सर या 52। 45 डाव है सर। ओके, प्रेज गॉड। सो 45 डाव जो है अचीव करवाना आसान काम नहीं है सर, और वो भी 10 महीने के अंदर। ये बहुत बड़ी बात है ना। तो वो जो ग्रेस जो आपके ऊपर है, आप अपनी टीम को जो मदद कर रहे हैं, ग्रो टुगेदर टीम में सबको लेके चल रहे हैं, ये काबिले तारीफ है ना, काबिले तारीफ है। और इस टीम ने तो पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री को ही बदल दिया है ना। तो इसलिए मैं एक बात और मैं कह रहा हूँ कि जब मैं इस प्रोजेक्ट में आया था सर, तो इसके जो होल्डर्स जो थे ना, उसको मैं देख के मैं चौंक गया था। उस समय होल्डर्स की संख्या, अगर मैं गलत नहीं हूँ सर, तो उस समय 31,000 था ओनली। मैं 19 नवंबर को इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया, 19 नवंबर को ज्वाइन किया, और उस समय 31,000, अगर मेरे को अगर ये ध्यान है तो 31,000 था। यस सर। और अभी सर आपकी टीम की संख्या कितनी है वो बताइए सर। 21,000 मेरी टीम की संख्या है, बोले तो मैं स्क्रीन शेयर भी कर सकता हूँ। जी। तो देखिए, जब मैंने ज्वाइन किया था इस प्रोजेक्ट को 19 नवंबर 2024 को, तो 31,000 लोग थे इस प्रोजेक्ट पे। और आज 1.5 मिलियन हो चुका है। और अभी सर की जो टीम है उसका संख्या आप जान रहे हैं, है ना। तो इसलिए उस दिन जब मैंने ज्वाइन किया था 31,000 में, अभी सर ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं वहां पर। तो हम अपनी ग्रो टुगेदर टीम के दम पे इस प्रोजेक्ट को संभाल सकते हैं, है ना। इस ग्रो टुगेदर की टीम के दम पे हम इस प्रोजेक्ट को लंबा ले जा सकते हैं। लेकिन कंडीशन वही है सर, जो मैंने आपको शुरुआत में मैंने बोला, कि इस बात को हमको, हमारी पर्सनल एथिक्स हमको बनाने पड़ेंगे, कि जब भी आपको बाई और सेल करना है, तो कॉइन को आप डाई में कन्वर्ट करिए, उसके बाद ही करिए। डायरेक्ट एसएलजेएस को ट्रांसफर बिल्कुल भी मत करिए। वॉलेट टू वॉलेट करेंगे तो इस प्रोजेक्ट को नुकसान होगा सर। हमको डाई के साथ ही उसको पेयर करके उसको सेल आउट करना है, तब ये प्रोजेक्ट जो है और स्टेबल होता जाएगा, और हम सब मिलके ग्रो करेंगे सर। One question, sir. This replies question in only English. What your vision in this project and what is your dream? Sir, my dream is very big, my vision is very big, and the mission which I'm carrying, and I have already started. And my purpose is to support financially all weaker people, है ना। इसलिए मैं अभी इस प्रोजेक्ट को ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया, एंड आई वांट टू टेक दिस प्रोजेक्ट। और मेरा पर्पस है सर, अभी मेरी टीम में जितने भी लोग हैं, है ना, ऑल आर न्यू पीपल, all are new people, and they don't have any knowledge about crypto. I'm going there, I'm teaching them, and I'm training them. And this is my heart desire that everyone should grow financially. Yeah. Sir, you are working how many time and hours in one day? s- Actually sir, Friday, Saturday, Sunday, and Hmm. I don't work. And then Monday to Thursday I work full time sir in this project. I think 14 hours you are working. Not that much, but yeah, 12 hours I can say. मैं बता दूं साथियों, बहुत हार्ड वर्क है। एक एक बजे, दो दो बजे रात तक बिजी रहते हैं, लोगों को प्लान दिखाते रहते हैं, फोन में समझाते रहते हैं। सर, आपका V3 कब तक पूरा हो रहा है? V3 बहुत जल्दी होने का है सर। आई थिंक अगर मेरा टारगेट है 10 डेज में कंप्लीट करने का। 10 दिन में। थैंक यू। मेरे जो साथी हैं, जो को होस्ट हैं, वो कमांड लेंगे। रेज योर हैंड होंगे 3 को, आप वो मौका दीजिए, अनम्यूट कीजिए, और वो सर से, मनोज सर से क्वेश्चन करेंगे। जैसे देख रहे हैं, विनोद पटेल करके हैं, आप लोग सहयोग करिए। दिलीप सड़ियाल सर है, भीम सर हैं, तो आप लोग अनम्यूट करिए सर, ताकि उनके क्वेश्चंस को, 3 क्वेश्चन एटलीस्ट हम ले पाए। यस विनोद पटेल सर, आप अनम्यूट है। अनम्यूट का ऑप्शन गया है, प्लीज अनम्यूट एंड सर, आस्क। रमेश सर, एक क्वेश्चन मेरा है पब्लिक की तरफ से। करिए।
सर नोट प्रिंट कैसे होता है, कि अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाए, अभी जैसे इंडिया हमारी इकोनॉमी में, अगर ये अगर आपको पता हो तो। सर इसके बारे में डिटेल तो मेरे को नॉलेज नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अमरदीप सर, है ना। और इस क्वेश्चन को हम समझेंगे तो इस ओरिजिन को समझना बहुत आसान हो जाएगा, इसका जो पर्पस है। तो अभी जैसे कि हमारा जो एल्जीनेस जो है वो पैक्ड है आपका किसके साथ, डाई के राइट। साथ, मतलब पेयर बना हुआ है ना। और स्टेबल कॉइन ए जो है वो भी है ना, एल्जीनेस के थ्रू। तो जब भी हमारी इंडियन गवर्नमेंट जब नोट को जब प्रिंट करती है तो हमारा जो ट्रेजरी जो है, रिजर्व बैंक के पास जितना गोल्ड रहता है सर बैकअप, ओके, उसी रेशियो पे उतना ही अमाउंट का वो नोट को जो प्रिंट कर सकती है, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं कर सकती। वहाँ पे लिमिटेशंस हैं, उसके कुछ रूल्स हैं, है ना। तो इसलिए एक बैकअप वहाँ पे डला हुआ है। वैसे ही हमारा जो ओरिजिन प्रोजेक्ट है उसमें भी ट्रेजरी रिस्क वैल्यूज है ना। जब भी मिंटिंग होती है तो मिंटिंग जो है वो आर्ली होता है ईटास के अकॉर्डिंग। और ट्रेजरी बैलेंस में, ट्रेजरी एसेट्स में वहाँ पे जो वैल्यूज है उसके रिस्पेक्ट में वो मिंटिंग हमको प्रोवाइड की जाती है। इसलिए एल्जीनेस की सप्लाई भी अनलिमिटेड हो रही है, क्योंकि हमारा बॉन्ड जब परचेज करते हैं तो वहाँ पे मेडिसिन जो है वो ट्रेजरी एसेट्स में जाता है। और वहाँ पे फिर वो मेंटेन होती रहती है। इसका डिटेल जो है वो कल शर्मा सर ने बताया था, तो उसको आप समझ सकते हैं। तो बस जो करेंसी है हमारी इंडियन गवर्नमेंट की वो हमारे गोल्ड के साथ पैक्ड है। तो जितना गोल्ड वहाँ पे रिजर्व रहेगा उसी के अकॉर्डिंग करेंसी जो है प्रिंट होती है सर। थैंक यू सर। और सर इस पे सर मैं आप लोग को बता दूं कि बहुत एक अच्छा सेशन लेके हम आएंगे अजय सर के साथ, जो पूरा फाइनेंस मैकेनिज्म वर्ल्ड वाइज को डिफाइन करेंगे। इंडियन गवर्नमेंट के करेंसी प्रिंट को लेकर, उसका किस प्रकार का पूरा इकोसिस्टम है उसको लेकर डिस्कस करेंगे सर। विनय सर, आप ऑडियंस को क्वेश्चन देंगे प्लीज। चेक इट। यस सर। हम्म। रेज हैंड में दो तीन लोग को आप चाहो तो अनम्यूट कर दो, जो पहले क्वेश्चन कर ले प्लीज, फास्ट करेंगे, टाइम हो रहा है। सर ये सर एक इतना अच्छा क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट है तो क्या। हाँ हाँ। सर करिए ये एक करिए। अच्छा क्वेश्चन है, पुष्पराज जी ने किया हुआ है, मैं उसको बोलता हूँ। उन्होंने लिखा है कि हम स्टेबल कॉइन ए जो है अभी परचेज कर पा रहे हैं और उसको यूएसडीटी और डाई में कन्वर्ट भी कर पा रहे हैं। तो जैसे आप बोल रहे हैं कि पॉलीगॉन में डिप्लॉय नहीं हो सकता, आगे एनओवी में ही होगा, तो ये ऐसे कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, ऐसे करके उन्होंने लिखा हुआ है। पुष्पराज जी का सर क्वेश्चन अभी, जी, अभी सर वो जो स्टेबल कॉइन ए है एज अ टोकन है ना। और एज अ टोकन होने के कारण जो है वो अभी पॉलीगॉन पे ही उसका कोड डिप्लॉयड है। लेकिन जब अनुबी जब लॉन्च होगा, है ना, अनुबी जब लॉन्च होगा तो उसको चेंज कर दिया जाएगा। वहां पे इसीलिए उसको हम क्वाइन बोलेंगे। यहाँ अभी यहाँ पे ए टोकन है, टोकन के रूप में है। लेकिन जब वो खुद का उसका अनुबी ब्लॉकचेन आएगा तो वो फिर वो क्वाइन कहलाएगा सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। ऑडियंस को क्वेश्चन देंगे सर, फास्ट अगर दे सके तो। दिलीप सदाद्दर जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। आप अपना क्वेश्चन करेंगे। हम्म। नेक्स्ट भीम सिंह जी जी, सर। आप तैयार रहेंगे। कम शब्दों में आपको क्वेश्चंस करने हैं जिससे आपको सभी को फायदा मिल सके। जी सर, वही सवाल था अभी जो बताया कि हमने एक कॉइन एयर ड्रॉप में लिया, क्लेम किया, तो फिर पॉलीगॉन के बाहर जो हमारा वॉलेट है उधर चला गया, तो अनुबी में आएगा, तो हमारा जो ये वॉलेट में आया है ये कॉइन वो अनुबी में जाएगा या उधर ही रहेगा? वो इम्पोर्ट हो जाएगा सर, हो जाएगा उस पर। बस वही वही जानना था। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे सर जल्दी। भीम सर आप अनम्यूट करेंगे खुद को। देन यस राज सर, आपको मैंने ऑप्शन नमस्कार दिए। सर। नमस्कार सर। सर ये अनुबी कब तक लॉन्च होने की उम्मीद है? और दूसरा मेरा क्वेश्चन मतलब अनुरोध है, अनुरोध है कि आज की सेशन बहुत ही लाजवाब था। अगर इसकी रिकॉर्डिंग ग्रुप में डाल दी जाए तो सभी को बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धन में मदद मिलेगी। सर ऑलरेडी यूट्यूब में है, लाइव है, आप जा करके चेक कर सकते हैं। उसकी लिंक भी चैट में ऑलरेडी डला हुआ है। थैंक यू। कब तक लॉन्च होगा बताएंगे सर? हाँ सर, अनुबी कॉइन कब तक लॉन्च होगा ऐसा तो अभी उसका क्लियर विजन नहीं है। जैसे कि अभी स्टेबल एल्जीनेस जो आया था हमारा, और उसके बाद फिर जो फेज 2 लॉन्च हुआ, उसका कंडीशन यही था कि जब प्रोजेक्ट स्टेबल हो जाएगा तो वो अनुबी को मतलब सॉरी आपका फेज 2 को लॉन्च करेगा। अनुबी ब्लॉकचेन पहले आएगा सर, उसके बाद फिर वो कॉइन की बातें होगी,
है ना। और मैं अगर गलत नहीं हूँ, मतलब मैं, हो सकता है मेरा स्टडी अभी गलत हो, तो जो आप अभी जो स्टेबल कॉइन ए जो बोल रहे हैं वही जो है अनुबी ब्लॉकचेन में डिप्लॉय होगा, और उसी के बाद उसी के थ्रू हम अपने ट्रांजेक्शन को कर पाएंगे। तो अभी ब्लॉकचेन का पहले आना बाकी है सर, उस पे काम चल रहा है। अनुबी ब्लॉकचेन वो आज की बात नहीं है, पिछले 4 साल से अनुबी ब्लॉकचेन पे वर्क कर रहा है। इसको आप रिसर्च करके देख सकते हैं सर। ओके, यस राजन सर, आप अनम्यूटेड हैं, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। सर थैंक यू वेरी मच सर, मुझे मौका देने के लिए। अ, आज का सेशन बहुत ही अच्छा था। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को मिला था रिगार्डिंग दिस ओरिजिन एलजीएनएस प्लान के लिए। तो वहां उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया कि एलजीएनएस है क्या और उसके पीछे क्या रीजन है, मतलब ये क्यों लॉन्च किया गया। तो मैं इसका प्रॉपर जवाब नहीं दे पाया सर। मैं चाहता हूँ एक बार आप उससे बताएं कि इसके मतलब ओरिजिन एलजीएनएस के बिहाइंड में क्या है, मतलब मैं उनको क्या बोलूँ। सर इसका आंसर मैं दे रहा हूँ। सर शुरू से मीटिंग में है आप? यस सर। तो शुरू में बताए ना सर, इसका आंसर रिकॉर्डिंग चेक करिएगा प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अमित सर, अमित पटना, रेलवे एक्सपर्ट। सर आपको सर अनम्यूट का ऑप्शन, प्लीज आस्क योर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, एक क्वेश्चन है सर मेरा, कि अगर इतना बढ़िया सर प्रोग्राम है और गारंटी भी कंपनी, मतलब कंपनी ही देती है कि 8 महीना में आपका जो है मतलब जो 8 महीना तक कंपनी आपको पैसा दे सकती है ना, और 4 महीना में ही आपका पैसा मिल जाता है आपका, है ना। तो यहाँ पर सर हम किसी को गारंटी या चेक देके सर वहां पर क्यों नहीं दे सकते हैं सर? हाँ, सर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर। जैसे ओरिजिन को डिजाइन किया गया है, उसका मेन पर्पस है सर फ्रीडम। क्या ओके, धन्यवाद, मेन पर्पस शुक्रिया। है सर फ्रीडम और सिक्योरिटी। ओके, वेरी कॉपी वाली। मतलब आपकी जो प्राइवेसी है उसको मेंटेन करना, दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है सर। सबसे पहला है फ्रीडम और दूसरी आपकी प्राइवेसी, है ना। तो जब आप किसी की गारंटी लेंगे तो आपका फ्रीडम चला जाएगा और आपकी प्राइवेसी भी चली जाएगी सर। प्राइवेसी सामने वाले पर्सन का जाएगा, है ना, क्योंकि उसका वॉलेट जो है आप गारंटी लेंगे या हो सकता है अपने पास रखें, है ना। तो इस प्रकार की चीजें वहां पे आएंगी, क्योंकि ह्यूमन नेचर जो है वो डिफाइल हो चुका है, उनके अंदर लालच पाया जाता है। तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं, तो इसलिए ओरिजिन प्रोजेक्ट ने अपने पर्पस में इस बात को रखा है कि हमको फ्रीडम प्रोवाइड कराना है और हमारी प्राइवेसी को मेंटेन करना है। तो इसलिए कभी भी जब भी आप किसी को ज्वाइन करवाएं तो मेरा ये सजेशन यही है कि किसी की गारंटी ना लें, आप उसको प्रोजेक्ट को आप बताएं, है ना। बाकी अगर वो पर्सन जो है वो सीख गया, मैं हमेशा एक उदाहरण को रखता हूँ सर, कि अगर आपको कार चलाना आएगा तो ट्रैफिक आप निकाल लेंगे, अगर नहीं आएगा तो आपका एक्सीडेंट होगा। बस वही चीज़ है, क्रिप्टो में भी वैसा ही है ना। अभी हमने हाल ही में इतने सारे प्रोजेक्ट को स्कैम होते हुए देखा, सारी बातें थी सर, लेकिन फिर भी वो स्कैम कर गया। तो इसलिए इंसान से गलतियां होती हैं, हम भी 100% एकदम श्योर या सही है ऐसा नहीं बोल सकते हैं। इन्वेस्ट करने का डिसीजन जो है पर्टिकुलर पर्सन का ही है, अगर वो रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, सीखने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जब हम सीखेंगे तो हम इसको समझ पाएंगे और हमको रिस्क नहीं लगेगा। तो आप कभी भी किसी की गारंटी ना लें, आप प्रोजेक्ट को जरूर बताएं, समझाएं, लेकिन जो पर्सनल जो डिसीजन है उनका ज्वाइनिंग का उनका खुद का होना चाहिए सर। थैंक यू सर। हमारा टाइम काफी ओवर हो चुका है। मनोज सर, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन करूंगा आखिरी में। जी सर। आप लोगों को ओरिजिन को लेकर, इसके फ्यूचर को लेकर आपका गुड मैसेज क्या है सर? आ, सर मैं ओरिजिन को जिस दृष्टि से देख रहा हूँ और जिस मिशन पे मैंने अभी, जैसे मैं कहा कि मैं एक मिशन पे हूँ, और जो दर्शन जो मैं लेके जो चल रहा हूँ वो बहुत बड़ा है ना। तो मैं मानता हूँ कि अगर लोग जो है फाइनेंशियली फ्री रहेंगे तो वो काफी अच्छा कर पाएंगे सर। तो इसलिए ओरिजिन का फ्यूचर ब्राइट है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। आप खुद, हम सबको अपना खुद का रिसर्च करना है और हम लोगों को हेल्प करते हुए हम चलें। मैं क्या करता हूँ कि अभी जो फाइनेंशियली वीक हैं सबको मैं अपनी ओर से कॉइन दे देता हूँ, और उसके बाद उनको जरूर मैं ज्वाइन करवाता हूँ, है ना। जैसा भी है, 2 कॉइन 10 कॉइन जैसा भी है, मतलब वो पर्सन को देख कर कि अगर उनकी ज्यादा ही नीड है तो 10 कॉइन्स में गिफ्ट कर देता हूँ, जो जिनको कर सकते हैं। तो मैं उनको जरूर मैं ज्वाइन कराता हूँ, समझाता हूँ, और उसके बाद फिर वो जो है उनका डिसीजन है सर, क्योंकि जब हम सब ग्रो करेंगे सर तभी हमारा देश जो है वो तरक्की करेगा सर, और हम सब भी तरक्की करने पाएंगे सर। एक्सीलेंट सर, सैल्यूट है आपको। और इसीलिए आप वी थैंक यू थ्री सर। पर है कि हेल्पिंग नेचर है। वाह, ग्रेट सर। थैंक यू। मैं ऑडियंस से सवाल कर रहा हूँ, चैट में लिखिएगा, क्या मनोज सर को 7 डे की मास्टरी क्लास में फिर से बुलाया जाए? अगर यस ज्यादा आएगा तो सर एक बार और टाइम देना पड़ेगा आपको सर। हाँ,
ठीक है सर, आज एकदम बिजी शेड्यूल था, रात में सोया नहीं हूँ। हाँ, तो मैं कोशिश करूंगा सर और मेरे ख्याल सर सुबह 4 सर बजे उठे। 1000 और यूट्यूब की तरफ से, मेरी तरफ से, सबके तरफ से यस है एक ही बार में। और सर पता है सुबह 4 बजे से अलग से स्टडी कर इतना मतलब जानने के बावजूद भी, और ग्रेटफुल सर, हम सब आपके आभारी हैं, हाथ जोड़कर आपको प्रणाम करते हैं, नमन करते थैंक हैं। यू सर, हम थैंक यू आपके सो मच। आभारी हैं। और मैं आपको बता दूं, ग्रो टुगेदर टीम जब नहीं बना था तब सर हमारी पूरी टीम को, अदर टीम को भी 2-2 बार लाइव सेशन हॉल में दे चुके हैं। वहीं से मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ा था। उस समय और भी हमारे कुछ टेक्निकल नहीं थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका ये विनम्रता वाली और एक सिंपल सिटी हमें बहुत पसंद आया, और आपका थैंक यू, नॉलेज थैंक ऑसम था। प्रभु आपको आशीष दे, और हम चाहते हैं कि आप जल्दी V6 बने सर, यू मैन। और देश की सेवा करें, देश के सहयोग में साथ दें। और जो पिछड़े और गरीब और जो EMI के चक्कर में है, जो लोन में है, जो प्रॉब्लम में है, जो फैमिली बहुत ज्यादा ज्यादा वो लोग डिसेबल और तनाव में है कहना चाहिए, उन सभी की आप मदद करें। और प्रभु आपको ऐसी सामर्थ्य देते रहे। इन्हीं आशाओं के साथ साथियों, आज की मीटिंग को हम यहीं एंड करते हैं। फिर से मनोज सर, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। जय हिंद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू ग्रो टूगेदर टीम। आज के दिन के लिए आप सबके साथ एक बार फिर से आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आई एम सो हैप्पी एंड एक्साइटेड, एंड सभी हम मिलके ग्रो करेंगे। गॉड ब्लेस थैंक यू मनोज सर, सबके तरफ से बहुत ही ग्रेट एंड एक्साइटिंग यू। नॉलेज के लिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड थैंक यू ब्लेस, सो मच। गॉड जय ब्लेस हिंद। सर। बाय बाय।